ये ইনফো এজের স্পেশাল ডিসকাশন করা। হ্যাঁ করাবো তো, ইনফো এজ করাবো and Deepak Nitrate. Okay. अच्छा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा देखो, ऐसे तो फंडामेंटल एनालिसिस है सर, तो फंडामेंटल एनालिसिस में आज हम लोग नॉर्मली डिस्कशंस तो आज स्पेशल केसेस मेनली आज मैं कराऊंगा आप लोगों को, स्पेशल केस स्टडीज होगा, बट जो चल रहा था लास्ट वीक हुआ नहीं था, तो जो क्लास में चल रहा था हम लोग जो फंडामेंटल एनालिसिस के किस स्टेज में अभी है, इक्विटी रिसर्च याद है क्या विक्रांत? इक्विटी रिसर्च कर रहे हैं अभी। लास्ट वीक टाइम वैल्यू ऑफ मनी हाँ हुआ था ना, इससे प्रीवियस वाला फंडामेंटल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड उसके साथ हुआ था आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। पिज्जा मशीन्स, हाँ याद करो एक बार, पिज्जा मशीन्स के ऊपर बात हो रहा था, है ना। पिज्जा मशीन्स रिप्लेस के साथ स्टॉक में, मतलब सिंपल बात है कि स्टॉक वैल्यूएशन करना सीख रहे थे, तो जिसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक था वो, अभी भी वही टॉपिक कंटिन्यूएशन में चलेगा। दैट इज अगर आपको स्टॉक वैल्यूएशन करना है, मतलब देखो सर फंडामेंटल एनालिसिस है, कोई स्टॉक अंडर प्राइस्ड है कि ओवर प्राइस्ड है, जैसे टेक्निकल में क्या होता है वहां पर भी अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस्ड है वो भी वहां पर भी देखा जाता है, बट वहां पर मेनली देखा ये जाता है कि वो टेक्निकल लेवल पे, मतलब शॉर्ट टर्म लेवल में आप उसको डिटरमाइन करते हो। हाँ, दिस इज इन केस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, मतलब जब ट्रेडिंग पर्पस में वो एक सोच अलग होता है, बट जब आप कोई भी स्टॉक को लाइफ लाइन, मतलब आपका एक फंडामेंटल लेवल में होल्ड करना चाहते हो, मतलब इट्स लाइक जस्ट लाइक वॉरेन बफेट या झुनझुन वाला टाइप्स, कि आप कोई भी स्टॉक को होल्ड करने से पहले स्टॉक के बारे में कुछ डिटेल्स एनालिसिस करते हो, तो डिटेल्स एनालिसिस का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, दैट इज कॉल्ड स्टॉक वैल्यूएशन। तो वही चल रहा था इक्विटी रिसर्च में। तो इक्विटी रिसर्च का जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ऐसे तीन पार्ट हो गया इक्विटी रिसर्च का। अगर किसी ने भी इक्विटी रिसर्च का क्लासेस मिस किए हो तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लो सब, ठीक है, एक बार फिर से इक्विटी रिसर्च का क्लास गो थ्रू कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा स्टॉक एनालिसिस के टाइम पे। लेकिन अभी भी स्टेज बाय स्टेज चलेगा इक्विटी रिसर्च। जैसे आज मैं सोचा था डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है उसके ऊपर बात करूंगा, ऐसे मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा आज, बट आज मैं मेनली आज मैं केस स्टडीज के लिए रखा, तो अगर आज केस स्टडीज करके टाइम मुझे मिलता है तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीक में तो जेन्युइनली मैं आपको स्टॉक एनालिसिस कैसे, मतलब स्टॉक वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कि कोई भी स्टॉक परचेस करने के लिए लंबा रन में कितना दूर जा सकता है, ठीक है, स्टॉक कितना प्राइस तक पहुंच सकता है, इसका प्योर एनालिसिस आप कर सकते हो। ऑब्वियसली कुछ टेक्निक्स है, कुछ फंडामेंटल्स है, एग्जैक्टनेस भी और ट्रेंड भी। देखो सर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कभी भी एग्जैक्टनेस के बारे में बताता नहीं है, इकोनॉमिक्स हमेशा ट्रेंड को बताते हैं। तो ये फाइनेंशियल जो वर्ल्ड है ना, दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। ये हम लोग जब बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का क्लास कराते हैं ना, लाइक फाउंडेशन में सीए वाला या सीएस सीएमए वाले बच्चे लोगों को, उनको मैं ये चीज एकदम स्टार्टिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स क्लास में बोलता हूँ, और मैं नहीं एक्चुअली, ये इकोनॉमिक्स का सिस्टम है कि इकोनॉमिक्स कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता, ये हमेशा ट्रेंड होता है, ठीक है। ऐसे एग्जैक्टनेस क्या है ये समझना बहुत मुश्किल है, बट हाँ सर ये ट्रेंड पहचानना ही इकोनॉमिक्स का या फाइनेंस का एक सबसे बड़ा खेल है। तो वही ट्रेंड ही तो पहचानना है हम लोग को स्टॉक मार्केट में। तो ट्रेंड को पहचानने के लिए आज मैं केस स्टडीज कराऊंगा आप लोगों को दीपक नाइट्रेट के बारे में। बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग एक स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। लास्ट फ्यू ईयर्स या फ्यू मंथ्स में अगर आप देखोगे बहुत भयंकर टाइप के, इससे पहले भी क्लास में दीपक नाइट्रेट के बारे में डिस्कशन हुआ है, ठीक है, लेकिन डिटेल्स एनालिसिस मैंने कभी नहीं किया। तो मैं सोचा कि इतना दिन से डिस्कशंस हो रहा है, बार बार क्लास में डिस्कशंस हुआ है सर, स्पेशली सुबह, अभी सुबह ज्वाइन नहीं किया है, स्पेशली सुबह एंड सुमित बार बार दीपक नाइट्रेट के बारे में, एंड सुमित स्पेशली इन्फोएज के बारे में बहुत चिल्लाता है। क्या सुमित? हाँ चिल्लाता है कि नहीं चिल्लाता तो क्लास में इन्फोएज इन्फोएज करके? हेलो सुमित का आवाज नहीं आ रहा है। ओके तो स्पेशली जोमेटो आने के टाइम पे सुमित ने, उस टाइम पे भी एक्चुअली जोमेटो पे अच्छा खासा स्टेक था इन्फोएज का, तो कुछ ऐसे डिस्कशन है। ज्योति, गुड इवनिंग ज्योति। হ্যালো দাদা, हाँ सुमित बोल। আমি অনেকবার ইনফোএজ রেকমেন্ড করেছিলাম, हाँ আমি 3000 জানি তো। 2000 রেকমেন্ড করেছিলাম। আচ্ছা আবার আজকের ক্লাসের পর রেকমেন্ড আবার করবি কি করবি না সেটা ডিসাইড করবি, হ্যাঁ একদম দাদা, অল টাইম। অল টাইম।
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छप्पड़ के दे सुमित का छप्पड़ फाड़ के आज समझ में आ जाएगा सबको कि क्यों छप्पड़ फाड़ के सुमित बोलता है, ठीक है। और इवन दीपक नाइट्राइट के बारे में भी वो क्यों इतना ज्यादा क्लास में बार बार बात करता था, वो भी आज आप लोगों को स्टोरी पूरा पता चलेगा। तो चलो सर मैं स्टार्ट करता हूँ, और साथ में मैं एक बार आपको रिकॉल जरूर कराऊंगा कि लास्ट फंडामेंटल क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। आज मैं फंडामेंटल का जो हार्डकोर टॉपिक है उस पर थोड़ा कम ही बात कर पाऊंगा, बट फिर भी एक बार याद दिलाने का स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो दिखाएंगे। ओके चलो सर, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके तो ये चल रहा है सर इक्विटी रिसर्च। इक्विटी रिसर्च पार्ट 2 के अंदर हम लोग तीसरा क्लास कर चुके हैं, अभी भी क्लास चलेगा। अगर मैं आपको लास्ट क्लास याद दिलाऊं, इससे पहले हम लोगों ने इक्विटी रिसर्च पे, ये इक्विटी रिसर्च पार्ट 1 में हम लोगों ने बात किया, चेकलिस्ट के ऊपर बातें की है सर। चेकलिस्ट के ऊपर बातें की है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या चेकलिस्ट देखना चाहिए। और ये रहा इक्विटी रिसर्च, इक्विटी रिसर्च का सेकेंड पार्ट, और जिसमें हम लोगों को बात करना चाहिए फ्री कैश फ्लो पैटर्न पे। सो वेरी इंटरेस्टिंग कैश फ्लो पैटर्न सर, जिसके बारे में जैसे कि आज मैं आप लोगों के सामने, जैसे मैं बोला कि एक इन्फो एज के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। मैं आप लोग इन्फो एज के बारे में, तो बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग स्टॉक है, बहुत हॉटेस्ट स्टॉक में से जाना जाता है इन्फो एज को, एंड एज वेल एज दीपक नाइट्राइट आजकल बहुत चर्चा में है सर। दीपक नाइट्राइट बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इसके चर्चे के पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी है वो जानना जरूरी है। मेरा आप लोगों से एक होमवर्क, मतलब आप लोगों को घर के लिए मैं पहले से ही आपको बोल देता हूँ, जैसे कि आज का जो 2 केस स्टडीज रहेगा ना, आज का 2 केस स्टडीज जो रहेगा, ये केस स्टडीज करने के बाद आपका घर में क्या काम रहेगा, तो उसके बारे में जो फंडामेंटल होता है ना, लाइक एनुअल रिपोर्ट वगैरह लेटेस्ट निकाल के आपको अभी तक फंडामेंटल्स में जो भी समझ में आया है उसके बारे में आपको बात करना है, ठीक है। स्पेशली चेकलिस्ट पॉइंट्स वगैरह जो आपको इक्विटी रिसर्च में इससे पहले सिखाया गया है, अगर आप लोग भूल चुके हो तो फिर से एक बार क्लास को सुनो, नोट्स को पढ़ो और फिर डिसाइड करो, ठीक है। एंड फ्री कैश फ्लो के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे बात कर पाऊंगा आई होप, ठीक है, कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट किसी भी स्टॉक को वैल्यूएशन करने के लिए। फ्री कैश फ्लो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक या टाइम वैल्यू ऑफ टेक्निक का ही एक स्पेशल पैटर्न है। जैसे कि लास्ट क्लास में जो पिज्जा का बात हुआ था ना, उसी पिज्जा रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स यहाँ पर है, बट उसका पूरा डिटेल्स है, तो दैट इज एक्चुअली इक्विटी रिसर्च। तो ये कंटिन्यूएशन में चलेगा, बट उससे पहले क्यों ना थोड़ा मैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला कि हमें आज केस स्टडीज करना है, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में किया था उसको कंटिन्यूएशन में रखना है, बट बिफोर दैट आज का केस स्टडीज। चलो सर बताओ सर, पहले क्या कराऊं, पहले दीपक नाइट्राइट, ओके पहले दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करूंगा, ठीक है सुमित। चल पहले दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करता हूँ। अच्छा आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है सर? अरे स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों से? अनिमेश बोल, स्क्रीन शेयर है? हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तू बहुत दूर चला गया, इसलिए मैं सोचता हूँ ऐसे, तू अकेला दूर में नहीं है, ज्योति भी दूर से ही है ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलो स्क्रीन शेयर का मैसेज चला गया, ठीक है स्क्रीन शेयर है रे ना? मैसेज नहीं दिखा रहा है मेरे को स्क्रीन शेयर का, है? ओके हट गया सर। स्क्रीन हट गया? स्क्रीन कहाँ आ रहा है? स्क्रीन तो नहीं आ रहा है। अरे तभी तो मैं पूछ रहा था। आया था फिर चला गया। अभी आ रहा है ओके ओके सर, ठीक है। तो व्हाट्सअप विद दीपक नाइट्राइट, ये रहा केस स्टडीज आपके लिए। दीपक नाइट्राइट के साथ क्या हुआ, अगर मैं रिसेंट ट्रेंड में अगर आपको दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करूं, रिसेंटली दीपक नाइट्राइट का क्या परफॉर्मेंस लेवल है, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं सर। चलो सर एक बार टिकट ऐप में चलते हैं, टिकट ऐप में चलते हैं, मनी कंट्रोल टाइप साइट है एक, क्या नाम बोला मैंने, दीपक नाइट्राइट, ओके दीपक नाइट्राइट, ओके बेसिकली केमिकल कंपनी है सर। तो करेंटली ये स्टॉक चल रहा है 2360, 2360, हाँ सर
प्रीवियस डे क्लोज मतलब फ्राइडे में कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब जो दाम में स्टार्ट हुआ था उसी दाम में क्लोज हो गया, ये लास्ट डे का है। और अगर लास्ट 1 वीक में देखो तो स्टॉक साइडवेज है, लास्ट 1 मंथ में देखो तो स्टॉक थोड़ा सा क्या है सर, थोड़ा नहीं अच्छा खासा मूव किया है। लास्ट 1 मंथ में अच्छा खासा मूव किया है, फ्रॉम 2100 से लेके 11% का ग्रोथ है। लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखो तो ये स्टॉक में कितना परसेंटेज का ग्रोथ दिख रहा है सर आपको? 196, मतलब ऑलमोस्ट 200%, ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न ये स्टॉक जनरेट किया है। अब सवाल 2 है, जिसके पास दीपक नाइट्राइट है क्या उसको होल्ड करना चाहिए, है ना सर? आपके मन में जरूर ऐसा सवाल चल रहा होगा। जो दीपक नाइट्राइट होल्ड करके रखा है, आई नो बहुतों के पास है दीपक नाइट्राइट, तो अगर आपके पास है तो क्या आपको इसको होल्ड करके रखना चाहिए? अगर आप न्यूली खरीदना चाहते हो, मतलब फ्रेश बाय, अगर आप चाहते हो कि सर स्टॉक अच्छा है क्योंकि मार्केट में बहुत आवाज है इसका, अगर कोई फ्रेश बाय के लिए सोच रहे हो तो क्या करना चाहिए? तो 2 सवाल मन में चल रहा है। एक, जो होल्डिंग करके रखा है क्या उसको अभी भी होल्ड करना चाहिए, या फिर फ्रेश बाय कर सकते हैं? 2 पॉइंट, क्योंकि अभी भी स्टॉक में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अगर मैं मार्केट एनालिस्ट का सजेशन आपको शेयर करूं तो मार्केट एनालिस्ट ने मोटा मोटी इसको बाई बोला है सर। ऑलमोस्ट फोकस्टिंग जो है 71% एनालिस्ट बोल रहा है कि ये स्टॉक अभी भी बाई किया जा सकता है। बट अगर कुछ सिंपल फंडामेंटल देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू से, यही तो एक्चुअली आपको देखना है। अगर ये ग्रीन जोन में आए ना सर तो स्टॉक बाय करने में ज्यादा मजा है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ऐसा ग्रीन जोन में दिखे, ठीक है? मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, करेंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। याद है क्या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है सर? इंट्रिंसिक वैल्यू जो इसका एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए था, या फिर जो इसका ओल्ड वैल्यू होना चाहिए था, ये ओल्ड वैल्यू से काफी ज्यादा दाम में चल रहा है, ठीक है? ऐसे चलना चाहिए सर, इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा सा हायर चलना चाहिए, ठीक है? तभी आप स्टॉक के बारे में थोड़ा बुलिश फील कर सकते हो, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस में आप लोग सीखते हो ना किस तरह से बुलिश फीलिंग आता है, डे टू डे बेसिस में ट्रेंड समझ में आता है। अच्छा, तो कुछ बातें, अच्छा इसका ये एफडी के साथ रिटर्न ऑब्वियसली कहाँ 200% एक साल में, डिविडेंड रिटर्न अच्छा खासा नहीं देता, एंट्री पॉइंट के लिए नॉट अ गुड टाइम बताया जा रहा है, बट हाँ खरीदा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉक का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स में ज्यादा टेंशन का बात नहीं है, मतलब जैसे अदानी में प्रॉब्लम था ना सर कि बहुत ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग में क्या होता है, स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो उसमें सर्वाइलेंस होता है सर। एएसएम जीएसएम जो होता है वो एक्चुअली सेबी का जो सर्वाइलेंस है, वो सर्वाइलेंस में अगर स्टॉक बहुत ज्यादा रहता है तो स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, अभी अप अभी डाउन, जैसे कि अदानी के स्टॉक में हम लोगों ने क्लास में देखा था, ठीक है? तो चलो सर वो सब बातें बाद में करेंगे। सवाल यही है कि जो स्टॉक लास्ट 1 साल में आपको मल्टी बैगर हुआ है 200%, है सर, 200% के आसपास का रिटर्न आपको जनरेट किया है, और सबसे मेन बात है ऐसे और भी स्टॉक आपको मिलेगा जो हाई रिटर्न जनरेट किया है, बट दीपक नाइट्राइट बार बार, नॉट जस्ट एक बार, बार बार रिटर्न जनरेट किया है, बार बार, स्पेशली 20 के जनवरी 20 के आसपास से देखो सर, स्पेशली फ्रॉम दिस टाइम, हाँ जनवरी, आप लाइन चार्ट से भी फील कर सकते हो। क्या ज्योति दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। है ना? स्पेशली 2020 के आसपास से, मतलब जब पूरा दुनिया कोविड के लिए चिंता में पड़ रहा था, उसी टाइम से इसका ग्रोथ स्टेज रहा है। अब सवाल वही है ना कि ऐसा क्या है स्टॉक के अंदर कि ये स्टॉक मतलब 2020 के स्टार्टिंग से इतना ज्यादा ग्रोथ दिखाई दिया, एकदम जैसे कि माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, है ना? मतलब क्या अभी ये मतलब क्या ये कांचनजंगा तक है, या फिर माउंट एवरेस्ट में जाएगा, या फिर माउंट एवरेस्ट छू के निकल जाएगा? कुछ सवाल आपके मन में जरूर चल रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना दीपक नाइट्राइट पे डिटेल्स बात किया जाए। तो सुमित चलो देखते हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में क्यों बात करना था, इसी ये कुछ बातें मैं आपसे किया। अब मैं आपको बताता हूँ सर क्या बात करना है, ठीक है? तो स्टॉक मूविंग अप एवरी टाइम वी टेक ए पिक एट इट। जितना बार हम लोग देखे हैं, बार बार पिक किया है, मतलब जैसे होता है ना स्लॉट बाय स्लॉट, हर इनिंग्स में जब जब उसको मौका मिला है तब तक स्टॉक ग्रोथ ही किया है। सो इसीलिए दिस वीक स्टॉक मार्केट में हम लोगों ने सोचा व्हाट्स हैपनिंग विद दीपक नाइट्राइट वंस अगेन, ठीक है? फिर से, बिकॉज वंस अगेन इसलिए बिकॉज क्लास में बहुत बार बात हो चुका है, बट कभी इसका डिटेल्स एनालिसिस नहीं हुआ।
तो आज मैं थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आएगा आप लोगों को कि सर केमिकल सेक्टर है ना, किसका साइंस अच्छा है। ऐसे साइंस के स्टूडेंट्स है यहाँ पर विक्रांत। हाँ विक्रांत, तो साइंस का है ना, मैं तेरे को सवाल पूछूंगा, जवाब देगा ना? हेल्प करना है। ऐसे ही केमिस्ट्री का सवाल आएगा ज्यादा। तेरा केमिस्ट्री कैसा था? अरे केमिस्ट्री साथ है, पहले छोड़ दी। केमिस्ट्री नहीं था? नहीं सर, केमिस्ट्री नहीं था, बायो साइंस था। नहीं मेरा था मैथ था, और क्या बोलता है पॉलिटिकल साइंस और स्टैटिस्टिक्स। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, 10 तक तो पढ़ाई होगा। ये तो 12 तक की। अच्छा, तो फिर आज थोड़ा सा काम आएगा सर केमिकल का नॉलेज, ठीक है। मेरे तो सर 10 तक का ही नॉलेज है केमिकल्स में, जितना है। बट देखो सर, क्या आज आप लोगों को बचपन वाला बात याद आता है कि नहीं आता? केमिस्ट्री याद आएगा। ओके देखो स्टोरी क्या है। We have already covered Deepak Nitrate in the past, but we can't develop in the story without offering brief overview. Deepak Nitrate makes chemicals. क्या बनाते हैं सर? केमिकल बनाते हैं। There is a basic chemical that is bulk product like sodium nitrite, toluene with low margins. ठीक है। There is a specialty chemicals. क्या क्या बनाते हैं? देखो बेसिक केमिकल बनाते हैं। केमिकल का यूज बहुत जगह में है, मैं आगे आगे चर्चा करूंगा। और केमिकल एक ऐसा सेगमेंट है जो आम आदमी को नजर में नहीं आता। मतलब जो कॉमन मैन होते हैं ना सर, कॉमन पर्सन्स को ऐसा स्टॉक नॉर्मली दिखेगा नहीं, बिकॉज उनको केमिकल के बारे में क्या समझ आता होगा, है ना। नेल पॉलिश यूज करने में लोगों को मजा आता है, बट नेल पॉलिश के पीछे का केमिकल्स को कोई नहीं देखता, है ना सर। घर में पेंट लगाने का मन सबको है, हाँ सर। आप लोग मेरा बात समझ रहे हो? आपको नेरोलैक का पेंट यूज करना है कि एशियन पेंट्स यूज करना है, इसमें नजर सबका है। तो एशियन पेंट्स के शेयर के बारे में भी लोग सोचता है, बट एशियन पेंट्स का जो ये जो कलर है उसके पीछे सबसे बड़ा खेल क्या खेलता है सर? केमिकल। एम आई राइट सर? जस्ट मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यूज करो, केमिकल का और भी यूज है, बट कुछ जस्ट बातें कर रहा हूँ सब। लोग एशियन पेंट्स के बारे में सुनता है, एशियन पेंट्स के शेयर के बारे में सुनता है, बट ऐसे छुपा हुआ जो केमिकल कंपनीज के कारण एशियन पेंट्स या कोई भी पेंटिंग कंपनी मार्केट में अपना जगह बनाते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे का कहानी कौन है वो देखना जरूरी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब भी आप किसी भी कंपनी के बारे में कुछ सुनते हो ना, तो उसके बैकग्राउंड में और भी कुछ कंपनीज होते हैं जो नॉट जस्ट फॉर दैट कंपनी, बट और भी ऐसे बहुत सारे कंपनी को बिजनेस देता है। मतलब दीपक नाइट्राइट सिर्फ एशियन पेंट्स को नहीं, नेरोलैक का भी देता है, और बहुत सारे। इवन आप लोग ये यूज करते हो ना सर, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इसको पेस्टिंग किया जाता है, जैसे मानो कि फेविकॉल वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल जो यूज किया जाता है, जैसे मानो कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर का जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है उसको कुछ केमिकल के थ्रू से उसको सेटअप किया जाता है, मदरबोर्ड सेटिंग किया जा रहा है, तो कुछ तो यूज होता होगा ना, जो चिपका हुआ है हर जगह में, तो कुछ तो केमिकल यूज हो रहा है उसके अंदर। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि हर इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ है इनके पास, हर इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ है इनके पास। इसलिए बेसिक से लेके स्पेशलिटी तक ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो ये नहीं बनाता, और अभी इंडिया का ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। चलो सर आगे बात को बढ़ाते हैं। ऐसे इसका कॉम्पिटिटर है सर चेमकॉन केमिकल, रिसेंटली में कुछ अच्छा अच्छा कंपनी भी है मार्केट में लिस्टेड हुआ। बट ऐसा क्या बात रहा है दीपक नाइट्रेट पे? तो जैसे बेसिक में सोडियम नाइट्राइट, टोलेन, लो मार्जिन, देयर इज स्पेशलिटी केमिकल्स, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन लो क्वांटिटीज। कुछ हाई मार्जिन प्रोडक्ट भी बनाते हैं बट क्वांटिटी लो है उसका, मतलब लो क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग है बट मार्जिन बहुत हाई रहते हैं, मतलब हाई प्रॉफिट रहता है सर। एंड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट इन द सेंस परफॉर्मेंस प्रोडक्ट केमिकल दैट एड सर्टेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक टू ए प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर देता है। ध्यान से सुनो सर, आज आपको बड़ा मजा आएगा ये केमिस्ट्री पढ़ के, ठीक है। आप बचपन में जो केमिस्ट्री पढ़ते थे ना, आज आपको समझ आएगा कि भाई केमिस्ट्री यूज करके एक कंपनी कहां से कहां पहुंच सकता है, ठीक है। आज आपको पता चलेगा केमिस्ट्री का दम, ठीक है, जो आपको दीपक नाइट्रेट में ऑलरेडी दिख रहा है, बट आज आपको सच में पता चलेगा केमिस्ट्री का दम। ओके, इफ यू हैव नॉट हर्ड ऑलरेडी, अच्छा देखो, बट पॉइंट इज दैट दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट ब्लूसमिंग दीपक नाइट्रेट, मतलब ये सिर्फ दीपक नाइट्रेट कैसे बड़ा हुआ, इट्स नॉट अबाउट दैट, ये कैसे लोगों के सामने इतना बड़ा हुआ। दिस स्टोरी इज अबाउट अ कंपनी दैट सेटिंग द वर्ल्ड ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑन फायर। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑन फायर सर, सीरियसली, कुछ भी ज्यादा नहीं बोला जा रहा है, सीरियसली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इन फायर, नो पन इंटेंडेड। If you have not heard already, this is what the company results from the first quarter look like. अब देखो सर, कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखो, रिसेंट 2021 का बात कर रहा हूँ आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2021 का। कुछ स्टैटिस्टिक्स
फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक बेसिकली फंडामेंटल एनुअल रिपोर्ट से लिया जाता है, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट से, कंपनी के बैलेंस शीट पीएल से अगर आप खुद से भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हो ना, तो आपको ये रिजल्ट दिखता है ना। कंपनी का रेवेन्यू का डिटेल्स, कंपनी का इनकम का डिटेल्स, जैसे यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिकली फाइनेंशियल्स में मिल जाता है, या फिर सबसे बेटर सोर्स होता है सर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, जो आप लोग फंडामेंटल क्लास में वही तो सीखते हो। फंडामेंटल क्लास में सीखते क्या हो, वही तो सीखते हो, कंपनी का रेवेन्यू डिटेल्स, कंपनी का प्रॉफिट नेट इनकम का डिटेल्स, ठीक है। सिमिलरली आप क्या चेक कर सकते हो, सिमिलरली आप चेक कर सकते हो कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी के बैलेंस शीट में भी अगर आप देखोगे कंपनी कितना करंट एसेट्स रखा है, कितना फिक्स एसेट्स है, कितना नॉन करेंट है, मतलब लॉन्ग टर्म कितना है, शॉर्ट टर्म कितना है, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, ठीक है। नाउ ठीक है सर, अभी वो सब सोर्स आप जब बाद में खुद से रिसर्च करोगे ना और ग्रुप में डिस्कस करोगे, आपको खुद समझ में आएगा, बट यहाँ पर आपसे मैं जल्दी बात करता हूँ सर। रेवेन्यू फ्रॉम बेसिक केमिकल सेगमेंट 249 करोड़ एज अपोज टू 153 करोड़ सेम पीरियड लास्ट ईयर। सेम पीरियड लास्ट ईयर मतलब 20 के क्वार्टर से 21 का क्वार्टर का बात कर रहा हूँ। सेम पीरियड लास्ट ईयर में 153 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, क्या हुआ था सर, रेवेन्यू अर्न हुआ था, मतलब सेल, हाँ सेल्स अर्निंग था 153, वो ऑलमोस्ट 100 करोड़ ज्यादा 249। आप समझ रहे हो सर, एक साल में ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। अनदर सेट, मतलब इसीलिए बोला जा रहा है सर फायर, मतलब केमिकल सेक्टर में आग लगा दिया, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम स्पेशलिटी केमिकल डिपार्टमेंट्स टू 207 करोड़ एज अपोज टू 140। स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट, अब मैं आपको बताता हूँ सर स्पेशलिटी केमिकल क्या होता है, उसके बारे में भी चर्चा करता हूँ। बेसिक केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, बट स्पेशलिटी केमिकल में मतलब स्पेशलिटी केमिकल मतलब स्पेशल पर्पस में यूज होने वाला केमिकल्स को स्पेशलिटी केमिकल बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, वेट कर जाओ सर। 140 करोड़ जो लास्ट क्वार्टर में था, इस बार हो गया 207। एंड रेवेन्यू फ्रॉम परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो उसका परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है, जो 93 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था 61 करोड़ व्हेन कंपेयर टू द फर्स्ट क्वार्टर। तो उसके पास बेसिकली तीन तरह का प्रोडक्ट आपने देख लिया, एक बेसिक, एक स्पेशलिटी और एक परफॉर्मेंस प्रोडक्ट। एंड इफ दिस नंबर्स वर नॉट इंप्रेसिव, अगर आपको ये नंबर्स में भी इंप्रेसिव फीलिंग नहीं आया, देन उसका कुछ होली ओन्ड सब्सिडियरी है। किसका, दीपक नाइट्राइट का। दीपक नाइट्राइट का कुछ होली ओन्ड सब्सिडियरी, सब्सिडियरी मतलब जिस कंपनी में उसका होल्डिंग है, आप लोग जानते हो सर। सब्सिडियरी मतलब अगर किसी कंपनी में दूसरे किसी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड हो जाए तो उस कंपनी को दूसरे कंपनी का सब्सिडियरी होल्डिंग बोलते हैं और एक को सब्सिडियरी बोलते हैं। तो मतलब जहां पर दीपक नाइट्राइट होल्ड करते हैं, दीपक फेनोलिक्स, अ कंपनीज दैट रिस्पांसिबल फॉर चार्निंग आउट फेनॉल एंड एक्टोन। ओके सर, ये क्या है ये भी आपको मैं बताता हूँ। एस्टोन बोलते हैं सर, ठीक है, फेनॉल एंड एस्टन, ठीक है। ये फेनल क्या है, एस्टन क्या है, ऐसे आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते हो ये फेनल क्या है, एस्टन क्या। इसीलिए मैं बोला कि बचपन वाला कुछ फीलिंग आएगा आज आप लोगों को, ठीक है। अगर बचपन में केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आज आपको थोड़ा बहुत काम भी आ जाएगा। नाउ मैं ये भी चर्चा करूंगा फेनल क्या है, एस्टन क्या है, आई विल डिस्कस। बट आप एक बार स्टैटिस्टिक्स देख लो सर। रेवेन्यू हियर ग्रू बाय, मतलब ये जो सब्सिडियरी का रेवेन्यू है ये 200% में इंप्रूव हुआ है सब्सिडियरी में, मतलब दीपक फेनोलिक्स का, दीपक एस्टन का, इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 200%, क्लोज टू 1000 करोड़ दिस क्वार्टर अलोन, मतलब ये जो लास्ट क्वार्टर गया इसका। Their production facilities were running at utilization level of close to 110%. And in a pandemic year, where lockdowns were commonplace, these numbers truly look remarkable. मतलब lockdown year में हुआ है, which is why everybody is short of going what's happening at Deepak Nitrite. ऐसा हुआ क्या है दीपक नाइट्राइट में, जहां पर लॉकडाउन में मैक्सिमम इंडस्ट्री में सिचुएशंस अलग है, बट इस इंडस्ट्री में बात कुछ और ही बन रहा है। केमिकल सेगमेंट में ऐसा क्या हो गया सर, केमिकल सेगमेंट में क्या आग लग गया कि मतलब ये एकदम आग की तरह आगे बढ़ रहा है, ठीक है। वेल, it's not so much about what's happening at Deepak Nitrite as opposed to what's happening outside it. Take for instance phenol. This compound is used in the manufacture of epoxy resin, phenolic resin, polycarbonates, ठीक है। बहुत सारा जगह में इसका यूज होता है सर, पॉलीकार्बोनेट्स। मैं आपको कुछ चीजें जरूर दिखाऊंगा अभी। And demand for these items have been quite robust these past few months. Now सवाल आपके मन में चल रहा है ऐसा क्या हो गया फेनॉल में, ठीक है, ये इपॉक्सी रेसिन मतलब फेनॉल वगैरह का इतना डिमांड कैसे हो गया। अब चलो सर 2 मिनट देख लेते हैं फेनॉल।
E6 C5 C8 ऐसा कुछ था, मुझे याद आ रहा है सर फेनॉल का इंजीनियरिंग। फेनॉल का एग्जाम्पल्स, अच्छा फेनॉल तो आप लोग जानते ही हो, अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको यूज करूं, फेनॉल्स, चलो विकिपीडिया में चलते हैं सर। ये तो बचपन में ये किए होंगे। मुझे सर यही एक चीज जरूर याद है, ठीक है, मैं सीरियसली, देखो सर मैं तो कॉमर्स के इंसान हूँ, अभी आजकल लास्ट 10-12 साल से ज्यादा हो गया, तो C6H5OH, ये बचपन में ये वाला मतलब सबको पढ़ा होगा। हाँ सर, याद है क्या विक्रांत? C6H5OH, मुझे तो याद आ रहा है। यस सर। है ना, ये बेसिकली फेनॉल का मतलब जो केमिकल कोड है बेसिकली, ठीक है, ये रहा फेनॉल कोड। तो सिंपल फॉर्म में केमिस्ट्री में ऐसे बोला जाता है। ओके, तो ये केमिकल कंपाउंड है कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली टू एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, ठीक है, मतलब इसको काफी सारा जगह में फेनॉल्स को यूज किया जाता है, जो जिसका यूज भी बहुत सारे एरिया में होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो उसमें से एक तो हो गया आपका एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्ट करने के लिए फेनॉल का यूज होता है, हम लोग घर में भी यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर फंगीसाइड है उसको वैक्सिंग, जो जिसको कुछ खराब चीज ना हो जाए वैक्सिंग करने में, ठीक है, साइट्रस फ्रूट्स वगैरह में, पिक्रिक एसिड में, ठीक है, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स में, ठीक है, पीएच इंडिकेटर। हाँ बोलो सर, माउथ वॉश। समझ में नहीं आया तेरा आवाज। अरे बाबू, माउथ वॉश। हाँ वो उसमें भी यूज होता है, वेरी गुड सर, ठीक है। तो बहुत सारा जगह है फेनॉल को यूज करने का। ये बिजनेस भी रिसेंट ट्रेड में क्या मतलब धूम मचाया है, मतलब इसका जो फेनॉल सेक्टर्स है, जिसको क्या नाम से चलता है सर, दीपक फेनोलिक्स नाम से चलता है, ठीक है। तो ये फेनॉल और एस्टोन, ये भी एस्टोन भी एक तरह का, मुझे जितना याद आ रहा है सर, ये मोस्ट प्रोबेबली ये नेल पॉलिश वगैरह में जो केमिकल यूज करके उसको उठाया जाता है ना, उसमें यूज होता है, कुछ ऐसे देखने में होता है। ये देखो सर इमेज में भी आपको दिखाई देगा, ये स्टोन यूज किया है C3860, ठीक है, नेल पॉलिश बनाने में भी यूज किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली, और अगर जरूरत पड़े तो इसको मतलब जब नेल पॉलिश को फिर से उठाना होता है ना हाथ से, तो उसके लिए भी नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह में यूज होता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बोला है, एस्टोन माइट बी लेबल्ड dimethyl ketone to propane and beta ketroporin. Nail polish removal labels clearly state if acetone is the main ingredient, but it is also used in lacquer varnish, varnish करने में, ठीक है, मतलब पॉलिश वगैरह में यूज होता है, पेस्ट वैक्सेस, पेंट रिमूवर, पेंट को उठाने में, पॉलिश करने में, पेट्री सेलेब्रोड में, एंड सम अन अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स में, ठीक है, मतलब यूज का खत्म नहीं है सर। शायद हम लोगों को सबको इतना पता भी नहीं है कि कितना इंडस्ट्रीज होता है, कितना सारा यूजेस होता है, ठीक है, तो ये बहुत यूजेबल एक प्रोडक्ट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि दीपक नाइट्राइट करता क्या है, ठीक है। तो एक हो गया उसका बेसिक केमिकल सेगमेंट, दूसरा हो गया उसका स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट, तीसरा हो गया उसका, हाँ सर, ये फेनॉल वाला पार्ट, ठीक है, फेनॉल वाला पार्ट जो उसका सब्सिडियरी है, जिसमें 200% के आसपास में मतलब ग्रोथ हुआ है। सो ये जो लास्ट फ्यू मंथ्स में ऐसा क्या हो गया कि बिजनेस में ग्रोथ आना चालू हो गया। नाउ वेट एंड वॉच सर कि खेल किधर पलटा है, ठीक है, खेल किधर पलटा है। देखो सर, बिकॉज ऑफ पेंट अप डिमांड पेंट अप हुआ है। क्यों? कंसिडर कंस्ट्रक्शन, लास्ट 2020 में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा रुक गया था, क्या रे, सही की नहीं? 2020 जब कोरोना एकदम पीक में था, मतलब सबसे ज्यादा डर तो 2020 में था, ठीक है। उसके बाद 2021 में सबसे ज्यादा लॉस हुआ है 2020 जब सेकेंड वेव आया, लेकिन फर्स्ट वेव में डर ज्यादा था, है ना। मतलब सेकेंड वेव में डर कंपेरेटिवली कम था, बट मतलब सिचुएशन काफी ज्यादा मतलब खराब हो रहा था। लेकिन ये 20 और 21 के बीच में जो कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था, वो कंस्ट्रक्शन का काम ये 20 और स्पेशली 21 के एंड या फिर 20 के एंड या 21 के स्टार्टिंग में ना बड़ा मतलब गजब का डिमांड क्रिएट किया, बिकॉज सबको धीरे धीरे लगने लगा कि वैक्सीन आ गया है, अब धीरे धीरे जला जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात था कि भाई कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा, और कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा तो फिर केमिकल्स का यूज भी जरूरत हो जाएगा ना सर। पेंट वगैरह में कितना सारा यूज है ना सर, केमिकल जो पेंटिंग सेक्टर्स है, मतलब अगर आपको पेंट करवाना है घर को, इतना सारा बिल्डिंग बन रहा है, हर जगह में केमिकल्स तो चलेगा। तो कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा जगह है जहां पर इनका प्रोडक्ट सेल होता है। सर आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? हेलो सुमित, बोलो सर कि कहां पर खेल है मेनली इसका, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? अनिमेश,
Okay. A lot of people could not invest in buying new homes last year. Last year बहुत लोगों ने घर नहीं खरीद पाया था. However, as the threat from virus slowly abated, धीरे धीरे डर जा रहा है ना सर, these people were looking for new homes in the market. सबको घर मार्केट में न्यू घर चाहिए. All at the same time, as consequence, construction activity picked up in a big way. मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. And all of a sudden there is a demand for item like epoxy resin जो construction में यूज होता है, polycarbonates इवन अगेन कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, बेनिफिटिंग द लाइक्स ऑफ दीपक नाइट्राइट. आई होप समझ रहे हो सर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर्स में किस तरह से इसका डिमांड क्रिएट हो गया है. तो कंस्ट्रक्शन के काम में जो भी केमिकल्स चाहिए होता है वो एक डिमांड को उनको बूस्ट कर दिया. एंड अनदर फैक्ट इज सर देयर इज अ फैक्ट दैट ताइवान सिंगचंग केमिकल अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फेनल एंड एस्टर. ओके, जो एक फेमस मतलब बहुत ही बड़ा ताइवान का एक बहुत बड़ा कंपनी है सर, Xinjiang Chemical बोल के, I think Xinjiang ही होगा, I don't know, just announced that they are cutting down production due to a crunch in benzene supply. बेंजीन सप्लाई जो होता है ना, आप लोग जानते हो बेंजीन जो होता है, बेंजीन सप्लाई में प्रोडक्शन कट कर दिया. इट्स अ वेरी की रॉ मटेरियल प्रोड्यूस फेनल. मतलब बेंजीन जो होता है सर फेनल बनाने में बहुत काम आता है, ये हम लोग बचपन में पढ़ते थे सर. Meanwhile, the Chinese government is still hell bent on closing polluting. Chinese government इसको बेसिकली क्या कर रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट स्टिल हेल बेंड ऑन क्लोजिंग पॉल्यूटिंग प्लांट्स. मतलब प्लांट पॉल्यूशंस के कारण कुछ बंद भी हुआ है. मोस्ट ऑफ विच हैपन टू बी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. एंड व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट देयर आर सो फ्यू स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि चाइनीज ने भी कुछ बंद कर दिया कुछ पॉल्यूशन फैक्टर के कारण, तो केमिकल फैक्टर्स मतलब जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज जितना सारा वर्ल्ड वाइड है, जिसमें से स्पेशली इन एशिया, उसमें दीपक नाइट्राइट वन ऑफ द मेन है. यू कैन प्रोबेबली सी व्हाई देयर इज सो मच ऑप्टिमिज्म सराउंडिंग दीपक नाइट्राइट, बिकॉज एक वर्ल्ड वाइड भी इनका डिमांड बढ़ने लगा. मार्केट में एक मतलब प्लेयर बहुत ज्यादा है नहीं, मोनोपोली तो नहीं है सर, बट बहुत सारा प्लेयर नहीं है इस मार्केट में, तो इसलिए दीपक नाइट्राइट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ा जिसको जिसको चाहिए था. ठीक है. ऑल्सो इट्स नॉट द कंपनी इज सिटिंग ऑन इट्स लॉरल्स, दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू इन्वेस्ट. अच्छा देखो, जो सेगमेंट में तो ये है वो तो एक उसका काम कर ही रहा है, बट इसने एक दूसरा सेगमेंट में भी अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज चालू हो गया है. वो सेगमेंट क्या है सर, वो वाला सेगमेंट क्या है, वो सेगमेंट है सर इन्वेस्ट क्लोज टू 300 crores इन डेवलपिंग एग्रोकेमिकल्स. एग्रोकेमिकल्स मतलब जो एग्रीकल्चरल लेवल में जो केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स में जो जरूरत होता है, वैसा कुछ बिजनेस में भी वो आना चाहता है. मतलब ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स में तो वो था ही, बट साथ में भी एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में भी आना चाहता है. मतलब चाहता है मतलब ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है. एंड व्हाइल दे मे नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज ऑन दिस फ्रंट, दिस कुड बी अ न्यू रेवेन्यू ड्राइवर फॉर द फ्यूचर. मतलब बिजनेस का प्रेजेंट कंडीशंस तो आपने देखा, लेकिन बिजनेस अपना फ्यूचर को भी बुल करा रहा है ना, फ्यूचर को भी बुलिश करा रहा है. तो सिर्फ प्रेजेंट कंडीशंस अच्छा होने से थोड़ी ना चलता है, आपको फ्यूचर के बारे में भी एक अच्छा सोच रखना चाहिए. लेकिन ऑब्वियसली प्रेजेंट अच्छा रहेगा तभी फ्यूचर में कुछ कर पाओगे. सर ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप लोग इसको फंडामेंटली जब इक्विटी रिसर्च पार्ट पढ़ेंगे ना फिर से. ऐसे तो ये डिसकंटिन्यू किया आज के क्लास के लिए, बट नेक्स्ट क्लास में जब इसका कंटिन्यूशन होगा आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी जब प्रेजेंट लेवल में फ्री कैश फ्लो जिसके पास अच्छा रहता है ना, वही फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपना कंपनी को बिल्ड कर पाते हैं. तो ये जब आप लोग फंडामेंटली जानोगे ना सर फ्री कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट, तब आपको समझ में आएगा कि कंपनी अपने फ्यूचर को कैसे मजबूत बनाते हैं. तो फ्यूचर मजबूत बनाने के लिए जो फाइनेंशियल एरिया है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. ओके सर, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. तो इतना तो मैं आपको जरूर बोलूंगा. इंटरेस्टिंग मतलब जरूरत की चीज. इंटरेस्टिंग मतलब ऐसा नहीं कि बस इंटरेस्टेड है सुन लो, नहीं, आपको जिंदगी भर काम आएगा कंपनी का एनालिसिस करने के लिए. ऐसी पढ़ाई करना चाहिए जो जिंदगी भर काम आए. ऐसा थोड़ी करना चाहिए कि अभी काम आए कि ना आए पता नहीं, बस कर लेते हैं. ओके देखो आगे बात बढ़ाते हैं सब. तो खेल क्या हुआ, 300 करोड़ डेवलपिंग एग्रोकेमिकल्स में एंड फार्मास्यूटिकल्स में. मतलब जो डेवलपिंग है फ्यूचर में बहुत आएगा उसका, मतलब जो इसका करंट सेगमेंट तो है नहीं, उसमें इसका बिजनेस में एक्सपर्टाइज करेंटली तो नहीं है, बट फ्यूचर ग्रोथ है. फ्यूचर ग्रोथ ऑब्वियसली है. तो उस फ्यूचर ग्रोथ को नजर रखते हुए कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया. तो दीपक नाइट्राइट के पास दो कॉन्सेप्ट आ गया, एक प्रेजेंट कंडीशन जो इसका करंट ग्रोथ का कारण है, एंड दूसरा
फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोचा और एग्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स में ऑलमोस्ट 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन द मीन टाइम प्रिया, गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग सर। बहुत लेट ज्वाइन किया आज। हाँ सर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मैं दीपक नाइट्राइट और इन्फो एज का केस स्टडीज करा रहा हूँ सर, ठीक है। आज फंडामेंटल में जो हार्डकोर स्टडी है उसको मैं थोड़ा सा स्किप किया। मैं आज बेसिकली 2 कंपनी में केस स्टडीज कर रहा हूँ। वन इज दीपक नाइट्राइट, जो मोस्ट मतलब लास्ट कुछ मंथ में क्लास में भी पहले बात हुआ है बट कभी डिटेल्स नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको लिया। और इसके बाद एक होगा सर चर्चा, दैट इज इन्फो एज, तो बने रहियो सर। तो अभी इन्फो एज में सॉरी दीपक नाइट्राइट में चर्चा चल रहा है, इसके थोड़ा मिड पॉइंट में आ गए। आप बाद में थोड़ा सा स्टार्टिंग पार्ट सुन लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा सुन लीजिएगा बाद में। ओके अच्छा, तो फिर बॉटम लाइन क्या रहा दीपक नाइट्राइट का? दीपक नाइट्राइट हैज एवरीथिंग गोइंग फॉर इट। जो इसको चाहिए था, जो इसको करना चाहिए था, दैट इज फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जो करना था वो कर डाला, ठीक है। जो करना था वो कर डाला। डिमांड फॉर मोस्ट प्रोडक्ट इज थ्रू द रूफ and there is an opportunity to extract high margin from chemical that are seemingly in short supply। मतलब जिसका सप्लाई मार्केट में कम है ड्यू टू चाइनीज, और आप समझ रहे हो तो चाइनीज कंपनीज के कारण, तो उसमें हाई मार्जिन आ गया। मार्केट में अगर किसी चीज का मतलब डिमांड हाई है और सप्लायर कम है तो आपको तो एकदम सर सोने पे सुहागा ना। हाँ सर, मार्केट में कोई प्रोडक्ट में सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत हाई है तो आपको सोने पे सुहागा होगा कि नहीं होगा? ये सुन लो सुमित, बोल, होगा ना सोने पे सुहागा। तो ये भी एक रीजन काम कर गया सर। ये क्या हो गया सर, रुको, ओके ठीक है। तो अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लो। ये दीपक नाइट्राइट का फाइनेंशियल्स का कुछ एरिया है, रेवेन्यू का और प्रॉफिट का, ठीक है। रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट। आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो, कंपनी ने सितंबर 19 में 1003 करोड़ का रेवेन्यू दिखा रहा है सर। ऐसे अच्छा रहेगा कि अगर आप इसको फिर से एक बार रीचेक कर लो, कहाँ से जाके सर, एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके। ओके, कंपनी के साइड में जाओ, आपको एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा फाइनेंशियल्स एरिया में, वहां से जाके आप एक बार रीचेक कर सकते हो। बट ये रफली ऑलमोस्ट सही है, बट फिर भी आप एक बार रीचेक कर सकते हो। बिकॉज मैं हमेशा बताऊंगा सर, ये सब इंफॉर्मेशन हमेशा आपको एनुअल रिपोर्ट से ही टैली कर लेना चाहिए। मैंने कोशिश किया रिसर्च करने के टाइम पे, बट फिर भी आपका भी काम है, कंपनी के बारे में जब एनालिसिस करते हो मेन सोर्स आपका एनुअल रिपोर्ट ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डेटा है, सितंबर 19,003 करोड़ का रेवेन्यू था, 1120 करोड़ का रेवेन्यू, साथ साथ में सर प्रॉफिट भी देखते जाइए, 150 करोड़, 157 करोड़। फिर से रेवेन्यू 1056, ये 172। देखो सर, रेवेन्यू कम हुआ है बट प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। अच्छा, जून 20 मतलब ये कोरोना पीरियड है, ठीक है। कोरोना पीरियड है, फर्स्ट वेव का टाइम है। कोरोना पीरियड में फर्स्ट वेव का टाइम है, टाइम रीजन है सर। उस टाइम पे फर्स्ट वेव के टाइम रीजन में इस कंपनी ने 674 करोड़ का रेवेन्यू किया था और 99 करोड़ का प्रॉफिट किया था। सितंबर 20 987 170, दिसंबर 20 1235 217। ये रेवेन्यू है, ब्लू वाला रेवेन्यू है सर, दिस इज रेवेन्यू एंड दिस इज प्रॉफिट। हाँ, रिसेंट ट्रेंड में 1463 का रेवेन्यू एंड 1526 करोड़ का रेवेन्यू एंड 303 करोड़ का प्रॉफिट। ये लेटेस्ट क्वार्टर का है, दैट इज जून 21। ओके, मतलब लास्ट क्वार्टर का डेटा जो है वो, जुलाई अगस्त सितंबर का डेटा अभी भी रिलीज नहीं हुआ। ओके, तो सवाल क्या है मन में कि सर ग्रोथ तो दिख ही रहा है कंपनी में। यस सर, ग्रोथ तो है। लास्ट 2 साल में कंपनी ने हर क्वार्टर में परफॉर्मेंस एक पॉजिटिव नोट में, अच्छा खासा पॉजिटिव नोट में दिया है, तभी तो 200% के आसपास का ग्रोथ रहा है दीपक नाइट्राइट में। क्योंकि बिजनेस में अगर किसी का ग्रोथ रहता है तो ऑटोमेटिकली, बिजनेस में ग्रोथ रहता है तो ऑटोमेटिकली कंपनी ने, देखो दैट इज द रीजन आप भी लास्ट 1 साल में कंपनी को ऐसे ऊंचाई में देखने के लिए देख पाते हो सर। अब फिर से मन में सवाल चल रहा है कि सर फ्यूचर कैसा है। अब उसके लिए तो आपको बोला ना सर, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, बट पहले स्टोरी तो जान लो साहब। ये भी एनालिसिस का बैकग्राउंड चल रहा है अभी, ठीक है। ये क्या है, क्यों है, ये पहले पता कर रहे हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा ना। देखो सर, किसी के बारे में जब भी कुछ एनालिसिस करो, पहले उसका थोड़ा पास्ट जानो। इतिहास पसंद हो या ना हो, बट इतिहास जानना जरूरी है। हाँ सर, जब आप अपने बारे में सोचते हो ना
अगर मानो कि आपका करंट कंडीशंस उतना सही नहीं है, प्रेजेंटली आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो लाइफ में, लेकिन आप पास्ट में अच्छा परफॉर्म किए हो, तो क्या आप आपका पास्ट देखते हो कि नहीं देखते? प्लीज सर सही बताना। आपका प्रेजेंट कंडीशन नॉट एट पार, मतलब जैसे आप सोच रहे थे वैसा नहीं है। अगर नेगेटिव नोट में मैं 2 मिनट सोच रहा हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव इन द सेंस थोड़ा कंजर्वेटिव वे में सोच रहा हूँ, अगर आपका प्रेजेंट कंडीशंस नॉट एट पार, आप जैसे सोच रहे हो, तो आप क्या सोचते हो कि भाई मेरा पास्ट अच्छा था इससे पहले, ठीक है, मैंने पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो अगर आप पास्ट में अच्छा किए थे तो कुछ तो बात है आप में, कुछ तो बात है आप में जो आपने पास्ट में अच्छा किया था। तो जो बात आप अपने लाइफ के करते हो, तो फिर आपका, अगर आपको फिर से मोटिवेशन मिलता है कि अगर मैं पहले किया था तो मैं फिर से कर सकता हूँ। क्या है विक्रांत, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अगर कोई चीज आप पहले अच्छा कर पाए थे तो आप फिर से अच्छा कर सकते हो। Am I right or wrong? यस सर। मतलब आपके अंदर पोटेंशियलिटी है। ओके, और सर हर इंसान का ना एक अपना इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, तो अगर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है तो आप कुछ भी हो जाए अपने इंट्रिंसिक पे तो जरूर पहुंचोगे। हो सकता है आपका प्रेजेंटली कुछ कंडीशन खराब रहे, तो ऐसे ये बात बहुत काम आएगा इन्फो एज के करने के टाइम पे, लेकिन कोई बात नहीं, इन्फो एज में इसके बाद बात करूंगा मैं। तो आपको अपना फ्यूचर के बारे में जब भी सोचना है, फ्यूचर सोचने से पहले आप कंपनी के पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशंस को अच्छे से पहले देख लो, उसी के बाद आप कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोचिएगा, ठीक है? पहले फ्यूचर नहीं दिख पाएगा सर। फ्यूचर तो तभी अच्छा हो सकता है जब आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट सही हो, तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर बन जाएगा। कोई बात नहीं सर, देखो आगे। तो आपने देखा सर, इसका तो प्रेजेंट कंडीशंस अच्छा है, फ्यूचर भी अच्छा ही दिख रहा है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अब कुछ प्रॉब्लम है सर, अनफॉर्चुनेटली दिस हैज गॉट सम पीपल बेटिंग हेविली। अब कुछ लोगों ने ना इस पे बेटिंग कर लिया, बिकॉज दीपक नाइट्रेट में इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ, किसी को फंडामेंटल का अता पता लापता है, ठीक है, बेटिंग भी कर लिया। दे हैव सीन द वे द स्टॉक कीप्स मूविंग, लोग देख रहा है कि स्टॉक बढ़ रहा है, पर कुछ अनसीन रीजंस में भी मार्केट में होता है ना, तो कुछ लोग इसमें बेट लगा के भाई दीपक नाइट्रेट में पैसा लगा, बहुत ग्रोथ है। क्यों ग्रोथ है, किस लिए ग्रोथ है, नो वन नीड्स टू नो, किसी को जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब एक्चुअली ऐसे बहुत लोग होते हैं सर। तो दे कैन सी द वे स्टॉक कीप्स मूविंग, और किसी ने कहा, टीवी में किसी ने बोला दीपक नाइट्रेट में ग्रोथ होगा, तो पैसा डाल दिया, तो बेसिकली वो बेटिंग ही हो गया, एंड दे वांट टू राइड दिस वे। लेकिन सर ये जो इसका पॉजिटिव ग्रोथ में, वो उसका भी बोलवाला हो गया है ना सर, मालामाल वीकले बेसिकली, है ना, मालामाल हो गया एकदम। लेकिन ये मालामाल संभाल के, सीरियसली क्यों संभाल के, सीरियसली एक डेंजर जोन है आप लोगों के लिए। देखो सर, हर चीज का एक पॉजिटिव पार्ट होता है, हर इंसान का भी एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो क्या सिर्फ एनालिसिस करने के टाइम पे पॉजिटिव पार्ट को ही देखना चाहिए या नेगेटिव को भी देखना चाहिए? क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो? हाँ सर, दोनों ही क्या देखना सिर्फ चाहिए। दोनों ही देखना चाहिए ना? तो जो स्टॉक इतना ग्रोथ दे रहा है, इतना प्रॉफिट दे रहा है, तो इसका कुछ तो नेगेटिव पार्ट होगा, कुछ तो नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है। तो अगर आप होल्डिंग कर रहे हो तो आपको किस चीज के बारे में थोड़ा चिंता करना चाहिए, और अगर आप फिर से लेने के लिए फ्रेश बाई करना चाहते हो तो आपके लिए थ्रेट क्या है ना? आपने स्ट्रेंथ देखा, आपने अपॉर्चुनिटी भी देखा, बट आपने वीकनेस नहीं देखना है क्या? हाँ सर, स्वॉट एनालिसिस, हाँ सर, फेमस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है स्वॉट एनालिसिस। यू ऑलवेज नीड टू लुक अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एनी स्टॉक, आपको स्टॉक का वीकनेस भी देखना चाहिए, उसका अपॉर्चुनिटी भी देखना चाहिए, ठीक है, और उसका थ्रेड भी देखना चाहिए। अभी मैं इसका वीकनेस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बेसिकली थ्रेड के बारे में बात करूंगा कुछ, ठीक है। वीकनेस के बारे में तो बात नहीं करना अभी, वीकनेस और थ्रेड ऑब्वियसली हैंड टू हैंड आ सकता है, बट फिर भी आप अभी स्वॉट एनालिसिस में क्या देखोगे सर, इसका थ्रेड देखोगे, ठीक है। तो चलो, आपने इसका बहुत सारा चीज देखा, बट थ्रेड क्या है ऐसे बिजनेस में, ऐसे केमिकल सेगमेंट में थ्रेड क्या है? Look sir, perhaps it makes sense to exercise. अच्छा, this is some people betting heavily, the stock keeps moving and they want to ride this way. कुछ लोगों ने अपना जो करना था कर लिया, बट अभी भी हो सकता है क्या? हाँ सर, मुझे लगता है अभी भी हो सकता है, बट perhaps it makes sense to exercise beat caution, थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। Look, दीपक नाइट्रेट is undoubtedly on a purple patch, मतलब एकदम बेस्ट कंडीशंस में है, like no other. Having said that, however, you should be aware that fortunes can seemingly turn overnight. आपका किस्मत रातों रात बदल सकता है सर इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस, बिकॉज ये जो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट का जो एरिया है ना, इसमें रातों रात कुछ हो सकता है, बिकॉज a few Chinese manufacturers and a reversal in demand could dent phenol prices moving forward.
कुछ चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो थोड़ा बंद करके रखा था वो लोग आ जाए, मार्केट डिमांड में एक चेंजेस हो जाएगा। फेनॉल का प्राइसेस में अगर फिर से एक फॉरवर्डनेस आ जाएगा, दाम बढ़ जाए फेनॉल का, तो वो एक मार्केट में चेंजेस हो जाएगा। न्यू एक्सपेंशन प्लान्स में नॉट पैन आउट एज इंटेंडेड, मतलब जैसे कि उन लोगों ने क्या बोलते हैं सर, फार्मास्यूटिकल्स में आया है और किसमें गया है सर, एग्रोकेमिकल्स में। बिकॉज एग्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में और भी कंपनीज हैं, अगर वहां पर ऐसा कुछ कर नहीं पाया तो 300 करोड़ का जो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पर देखो सर मजा देखो, 303 करोड़ का प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर का है और लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट भी 300 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, अगर ये इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट नहीं हुआ लास्ट कमिंग ईयर में, तो ये एक चिंता का बात हो सकता है कंपनी के लिए। हाँ सर, ये इसका थोड़ा वीकनेस भी है और थोड़ा थ्रेड भी है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप द न्यू एक्सपेंशन प्लान्स के लिए थोड़ा सोचो। सो व्हेन यू आर बेटिंग बिग ऑन कंपनीज लाइक दीपक नाइट्राइट, टेक ए मोमेंट और रिकॉग्नाइज ऑल थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग। जो जो खराब हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ा नोट डाउन कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर कि वो खराब होगा, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपको थ्रेट क्या है उसके बारे में जरूर थोड़ा सा मार्केट सर्वे करना चाहिए, ठीक है। जिस न्यू फील्ड में उसने पैसा लगाया, उस फील्ड में और कौन कौन है, उसका मार्केट फ्यूचर क्या हो सकता है, उसमें इकोनॉमी में क्या आ सकता है, वो भी पता कर लो, ठीक है। और अगर बाई चांस इस सेक्टर से मार्केट डिमांड कम हो जाए तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सोचा करो, क्योंकि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने जो थोड़ा सा ऑफ करके रखा है वो लोग आ जाएगा तो मार्केट डिमांड सिचुएशंस क्रिएट अलग हो सकता है। सो ये रहा मेन बातें। एंड इफ यू हैव सम एप्रीहेंशंस then maybe it makes sense to take a step back and reevaluate your prioritize। मतलब जो लोग ऑलरेडी दीपक नाइट्राइट होल्ड करके रखे हो, ठीक है, मैं सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आप लोग दीपक नाइट्राइट होल्ड करके रखे हो, ठीक है, तो आपके लिए कुछ सोचने का टाइम आ गया है, ठीक है। और अगर आप लोग दीपक नाइट्राइट फ्रेश बाई करने के लिए सोच रहे हो तो भी आपके लिए कुछ सोचने के लिए ऑब्वियसली है। ऐसे सर मार्केट एनालिसिस अभी भी दीपक नाइट्राइट में पॉजिटिव है सर, मुझे भी लगता है कि मार्केट में अभी भी इसका मोमेंटम रहेगा, बट फिर भी कॉशन पॉइंट भी ध्यान रखना चाहिए। बट फिर भी आप लोगों के लिए होम टास्क रहेगा। क्या होम टास्क? आपको सर, आप लोग अभी तक इक्विटी रिसर्च जो पढ़ रहे हो सर, हाँ सर, आप लोग सभी को इक्विटी रिसर्च पढ़ रहे हो सर, तो इक्विटी रिसर्च का जो पैरामीटर्स है, इक्विटी रिसर्च का जितना सारा पैरामीटर्स आप लोगों ने चेक पॉइंट्स पढ़ के आया, इक्विटी रिसर्च पार्ट 2 अभी स्टार्ट मैंने नहीं किया, बट इक्विटी रिसर्च का जो पार्ट 1 में हम लोगों ने जो भी चीज पढ़े, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग दीपक नाइट्राइट के ऊपर इक्विटी रिसर्च पार्ट 1 में आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो सब पैरामीटर को फुलफिल करने का कोशिश करो, और कोशिश करके हम लोग व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल में बताओ सर कि आपको दीपक नाइट्राइट के बारे में क्या सोच मिल रहा है, क्या इसका फ्यूचर ग्रोथ कितना है, रिस्क कितना दिख रहा है, ठीक है, और मार्केट में मोमेंटम अभी भी ट्रेंडिंग है या नहीं। हाँ सर, क्या बात समझ में आ रहा है? जितना इक्विटी रिसर्च आपने सीखा उसी के बेसिस में, ऐसे इक्विटी रिसर्च कंप्लीट तो नहीं सीखा अभी तक आप लोगों ने, बट जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको और मजा आएगा, बट अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा और 2-3 क्लास लगेगा इक्विटी रिसर्च को कंप्लीट करने में। बट बिफोर दैट, क्या आपको ये केस स्टडी समझ में आया सर? हाँ सर बोलो, आप लोगों का हाँ ना बहुत कीमती है मेरे लिए, बोलो सर बोलो, जिसको जो भी कहना है बोलो सर अबाउट दीपक नाइट्राइट, करेंटली जो बोलना है आपको। कुछ समझ में आया कि नहीं? होमवर्क जो मैंने बोला उसको कैसे घर में करोगे कि नहीं? हाँ सर, करोगे कि नहीं? हेलो विक्रांत, सुमित, यस सर। करेगा ना? अनिमेश बोल, समझ में आया? प्रिया? हाँ सर। सुमित आचीज ने की? हाँ सर। হ্যাঁ দাদা আছি দাদা। अच्छा, বোঝা গেল কি গেল না বল তো সही। তো বেসিক্যালি এটা ছিল স্টোরি। हाँ, এটা ছিল স্টোরি দীপক নাইট্রাইটের, যেটার জন্য दीपक नाइट्राइट को लेके इतना सारा बात। हाँ सर, इसी के कारण दीपक नाइट्राइट को लेके इतना सारा बात। अब क्या करें, इन्फो एज के बारे में बात कर ले, क्या बोलते हो? बोलो सर। দাদা बोलो सर। বলছি ইনভয়েসটা খোলার আগে আরেকখানা তোমাকে স্টকের নাম বলছি, ওটা একবার ওপেন করো। कौन सा स्टॉक के बारे में बोलेगा? बोल, केसीपी लिमिटेड। स्पेलिंग बोल। केसीपी। केसीपी? हाँ, ওয়ার কোম্পানি। क्या कंपनी? ওয়ার তার বানায়। ওয়্যার कंपनी। अच्छा, এটা ফান্ডামেন্টালটা পেলে যদি কোনো ইয়ে পাও আমাকে একবার ओके send করো।
अगर कुछ मुझे मिले, जैसे लास्ट दिन मुझे शुभो ने देवयानी इंटरनेशनल के बारे में बोला था, वो तो बेसिकली इंटरनेशनल। हाँ देवयानी इंटरनेशनल, वो भी अच्छा कंपनी है। KFC पिज्जा हट का ऑपरेटर है इंडिया में। হ্যাঁ দেখছিলাম আমি। रिसेंटली स्टॉक मार्केट IPO लिस्टेड अप्लाई हुआ है। हाँ बोलो। IPO के लिए अप्लाई किए थे सर, नहीं मिला। नहीं मिला। आईपीओ में अच्छा हिट हुआ है आईपीओ में इसका। 80-90s में था, 120-25 में शायद लिस्टेड हुआ था, वो अलग बात। बट स्टॉक के बारे में अभी कुछ एनालिसिस तो मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर कुछ मिलेगा तो मैं बताऊंगा कंपनी के बारे में। ये एक्चुअली KFC पिज्जा हट एक कॉफी कंपनी है, क्या नाम है उसका मैं भूल रहा हूँ, कॉफी जैसे कैफे डे जैसे है ना, वैसा कुछ। ও সরি সরি দাদা, হ্যালো। हाँ बोल। ওইটার নাম হবে KEI, ইন দ্য KEI বলে সার্চ করো, যেটা বলছিলাম ওয়্যার কোম্পানি, সরি ওইটা না। KEI, KEI, ओके KEI। হ্যাঁ হ্যাঁ এই স্টক। यस, हाँ ये स्टॉक के बारे में मार्केट एनालिसिस भी हाई है, मार्केट एनालिसिस आल्सो हाई, वेरी हाई। यस, এটা হেভি স্টক আছে দাদা, এটা যদি কোনো ফান্ডামেন্টাল পাও একবার ইয়ে করিও। ओके ओके, आई विल ट्राई सर। मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर केबल्स एंड रिटेल, वेरी गुड सर। इस तरह का स्टॉक ढूंढते रहो, बहुत अच्छा है, ध्यान में रखिएगा आप लोग भी। सुमित का सजेशंस है, ठीक है। मार्केट भी कुछ पॉजिटिव नोट में है स्टॉक में। এটাও দাদা इंटरेस्टिंग, ইনভেস্টমেন্টের মতো দাদা, যখনই মানে একটু ডাউন হলেও তুমিও মানে পার্সোনালি আমি বলছি পারচেস করো, স্টকটা দারুণ স্টক আছে। ओके थैंक यू सुमित। ओके आई विल ट्राई सम। अच्छा ठीक है, अभी तो KEI के बारे में फंडामेंटल्स तो मैंने किया नहीं, रिसर्च तो मैंने किया नहीं है। सुमित ने बोला, सजेशन है सुमित का, और मेरे को लग रहा है कि हाँ अच्छा सजेशन है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन इन्फो एज का डिटेल्स थोड़ा देखते हैं, ठीक है सर। एक चीज आप लोग देखो सर, केस स्टडीज क्लास में आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ जाता है ना, कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या चेक करना चाहिए। हाँ प्रिया बोलो। हाँ सर। स्टॉक को चेक करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्टॉक के बारे में क्या सोचना चाहिए, स्टॉक के फ्यूचर के बारे में, स्टॉक के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट कंडीशंस के बारे में। यू यू हैव टू नो एवरीथिंग, ओके। एंड इसी के बाद आप अपना गाड़ी चलाओ, ओके। ज्योति का आवाज बहुत देर से नहीं आया, ज्योति तो है या नहीं? ओके कभी कभी है सर। अच्छा ज्योति की आवाज मिल गया, वेरी गुड सर। चलो सर इन्फो एज पार्टी करते हैं। इन्फो एज के बारे में आप लोगों को बड़ा मजा आएगा, क्यों जानते हो? बिकॉज जैसे लास्ट वाला जो था केस स्टडीज दीपक नाइट्रेट का, ये तो बचपन वाला केमिस्ट्री याद दिला दिया आप लोगों को। हाँ C6H3O5 ऐसे बहुत सारा आपको नाम याद आ गया, बेंजनिंग वगैरह बहुत सारा नाम याद आ गया, जो बचपन में शायद पढ़ने के टाइम पे किसी बच्चे ने केमिस्ट्री, तो बहुत लोगों को डर लगता था, मैं जितना जानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी को सीरियसली बचपन में समझ ये आ जाए, बिकॉज लोग तो आजकल किस लिए पढ़ते हैं? हाँ सर, लोग किस लिए पढ़ाई करते हैं सर, सच बताना। नॉलेज के लिए पढ़ाई करते हैं? पास होने के लिए। पास होने के लिए नहीं, पास तो मार्क्स और जॉब, हाँ मार्क्स और जॉब। मार्क्स और जॉब। लोग पढ़ाई करते हैं बेसिकली मार्क्स के लिए, और बेसिकली मतलब क्या बोलूं सर, बेसिकली एक सिंपल बोलो ना सर, मनी का मतलब पैसा कमाने के लिए। एकदम मतलब मैं जितना सोचा हूँ अभी तक लोगों के मन में, मैं खुद को भी देखा कई बार कि किस लिए पढ़ रहा हूँ ना, पैसा कमाना है। मतलब समाज ऐसे माइंड बना दिया है हम लोगों का, बट मैं इसका खिलाफ हूँ सर। ऐसा मनी माइंडेड कॉन्सेप्ट, मनी कमाना तो है सबको, ठीक है, बट सिर्फ मनी, नॉलेज क्यों? अब देखो सर, अब ये मनी रहेगा आपके लिए क्या? मनी आपके लिए रहेगा जैसे वो गाधे के सामने क्या किया जाता है, डोंकी के सामने कुछ लटका दिया जाता है, फिर उसको देख के गाजर लटका दिया जाता है, और बोलते हैं कि भाई अभी चलो, क्योंकि अगर थोड़ा चलोगे तो गाजर मिलेगा आपको। तो बेसिकली टोप डालना है ना, जैसे वो मछली को फंसाने के लिए होता है ना। तो नॉलेज के लिए पढ़ने बोलोगे कोई राजी नहीं होगा, लेकिन अगर मनी के लिए बोलोगे राजी हो जाएगा। केमिस्ट्री पढ़ने से पैसा मिलेगा, बस बता दो। ऐसे दीपक नाइट्रेट के बारे में बता दो, भाई देख तू केमिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहता, केमिस्ट्री पढ़ता तो फिर आज तुम्हें बिजनेस भी समझ आ जाता दीपक नाइट्रेट का, और तुम 200% एक साल में इनकम भी कर लेते, जो शायद 10 बैंक मिलके भी आपको नहीं दे सकता था। हाँ सर, शायद ऐसा ही सवाल इसी तरह से आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो। हाँ सर, जो बच्चा साइंस पढ़ने में कमजोर है उनको बताओ कि भाई साइंस पढ़ोगे तो क्या कर सकते हो। हाँ, ये इस तरह का स्टॉक को समझने के लिए साइंस का नॉलेज सीरियसली चाहिए सर, मतलब एटलीस्ट बेसिक्स नॉलेज तो क्लियर होना चाहिए।
कि ये जो भी टर्म्स हम लोगों ने दीपक नाइटेड में सुना, बहुत लोग शायद समझ ही नहीं पाएगा भाई। मतलब जिसको, अगर आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आता, सर्विस समझ में नहीं आता, आप स्टॉक के बारे में सोचोगे नहीं, है ना। जैसे ये नेल पॉलिश रिमूवर के बारे में बात किया, ऐसे लड़की लोग नेल पॉलिश रिमूवर तो बहुत अच्छे से समझते हैं, बट इसमें जो एस्टोन यूज होता है C3H60, और जिसको बनाने में दीपक नाइटेड फेमस है। आप बात को समझो, नेल पॉलिश की बात करोगे लोगों को समझ में आएगा, और नेल पॉलिश रिमूवर के बारे में बात करोगे तो भी लोगों को समझ में आएगा, बट उसके पीछे के छुपा हुआ मतलब केमिकल्स के बारे में बात करोगे तो लोग नॉर्मली नहीं समझेगा। आप किसी को ऐसे याद रखने बोलो C3H60, इसको जो ड्राइंग करना है, जिसको इस तरह से याद रखना है बोलो, नहीं याद रखेगा, बट इसको थोड़ा सा इस वजह से समझाने के लिए बोलो, मुझे लगता है काम आएगा सर। ठीक है, घर पे अगर भाई बहन है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, पढ़ना नहीं चाहता और बोलता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बोल सकते हो सर। ओके चलो सर, साइंस वाला खेल हो गया, अभी थोड़ा इन्फो एज में पार्टी करते हैं और थोड़ा सा ना एंटरटेनमेंट करते हैं, जॉब ढूंढते हैं। क्या करते हैं सर? जॉब ढूंढेंगे। क्या क्या करेंगे? देखो, जॉब ढूंढना है, शादी करना है। हाँ, किस किस को शादी करना है बोल सकते हो, जिसका हो गया उसको छोड़ के, या जिसका ऑलरेडी जोड़ी मिल गया है वो छोड़ सकते हो। ओके, तो जॉब करना है और मैरिज के लिए जाना है। ओके, और क्या है सर? और खाना खाना है। हाँ हाँ बोलो, ফ্রিডম কি আছে? ফ্রিডম জবও আছে, নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করো। नहीं, ये इन्फो एज में पार्टी बनेगा, मतलब जॉब होगा, शादी होगा। ठीक है, इसीलिए पार्टी है। आपको जॉब चाहिए, जॉब करो। ठीक है, जॉब के बाद लोग क्या करते हैं? शादी करते हैं। ठीक है, और इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, और हाँ, घर बनाते हैं। हाँ सर, तो घर भी बनाना है। ठीक है, तो हाउस परचेस। तो क्या क्या करना है सर? इन्फो एज को अगर समझना है तो आपको ये 3 चीज समझना होगा। आपको चाहिए नौकरी, छोकरी नहीं बोलना चाहिए, मैरिज, शादी करना है, लड़की, तो नौकरी, लड़की और घर, अपना घर। ठीक है, ये 3 चीज समझोगे तो जिंदगी में क्या बन जाता है सर? नौकरी, लड़की और लड़का लोगों के लिए बोल रहा हूँ, लड़की लोग भी अपने हिसाब से आजकल सर लड़की लोगों को ना एकदम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लड़कों से बहुत आगे है, बहुत आगे। तो जस्ट ऑपोजिट, वाइस वर्सा सोच सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आपको चाहिए घर, आपको चाहिए शादी करना, आपको चाहिए नौकरी। ठीक है, तो अगर ये 3 चीज हो जाए जिंदगी में तो जिंदगी बना पार्टी, और दैट्स व्हाई इन्फो एज इज अ पार्टी। ओके, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मजाक क्यों कर रहा हूं मैं। हाँ, इन्फो एज has been one of the hottest stock in the market of late, so we thought we could see why people seem to be betting so heavily on this old internet company। ये बहुत पुराना, बड़ा नहीं बोलना चाहिए, बट बहुत पुराना एक इंटरनेट कंपनी है जो इंटरनेट को अपने बिजनेस के लिए यूज किया था। कंज्यूमर, इंटरनेट कंज्यूमर्स के बारे में बहुत काम किया इसने। तो अगर मैं थोड़ा इसके बारे में, स्टॉक के बारे में बात करूं, जैसे सुमित इसके बारे में क्लास में रोज बात करता था, दादा इन्फो एज, दादा इन्फो एज। इन्फो एज का जब भी नाम आता है, एक नाम तो जरूर मन में आया होगा, बोलो साहब, क्या नाम आया होगा मन में? नौकरी, नौकरी.com नाम तो सुने होंगे सर। इंडिया में जो नौकरी पोस्ट होता है सर, ऐसे क्लासिफाइड्स होता है ना सर, जैसे कर्मक्षेत्र नाम सुने हो सर? बंगाली क्लासिफाइड्स होता है सर, कर्मक्षेत्र, जॉब, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर मार्केट में बहुत मिलता है, बट ये नौकरी.com एक्चुअली इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया। आजकल कर्मक्षेत्र या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज कम बिकता है, थोड़ा बहुत गांव साइड में है, शहर में भी है, बट नौकरी.com बेसिकली जो फिजिकल न्यूज था उसी को चेंज करके, मतलब कहाँ कितना जॉब निकला है, कहाँ पर कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर जॉब के बारे में लोगों को एक, मतलब हर जगह में सर कि कहाँ क्या नौकरी है, स्पेशली गवर्नमेंट लेवल में, प्राइवेट लेवल में, ये सब के लिए ना लोग बेसिकली कर्मक्षेत्र इस तरह का न्यूज़पेपर्स होता था, अभी भी होता है। अरे जो लोग बंगाल से हो, कर्मक्षेत्र के बारे में जरूर सुने होंगे, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, कर्मक्षेत्र कुछ ऐसे देखने में होता होगा सर। ये तो फेमस, इसका देखने में ऐसा है। क्या आप लोगों ने कभी देखा ये चीज, न्यूज, ये वाला न्यूज़पेपर? हाँ देखेছি, है ना, कोई नहीं होगा मुझे नहीं लगता जिसने देखा नहीं है। हाँ सर, तो पॉइंट इज दैट सर, ये कर्मक्षेत्र है, अभी भी यूज होता है इसका, अभी भी इसका भी बिजनेस चलता है। तो ये इन्फो एज का पहला मेन बिजनेस एक्चुअली इसी को इंटरनेट में डालना था, और जिसको हम लोग जानते हैं नौकरी.com के नाम से।
ठीक है। तो ये इन्फो एज का पहला ऐसा बिजनेस था, ठीक है, जो फिजिकल जॉब या एम्प्लॉयमेंट न्यूज को ऑनलाइन वर्जन में बदला था, ठीक है। दैट इज वाई लोगों को जॉब ढूंढना है, लोगों को जॉब देना है, तो कहाँ विजिट करना है? naukri.com, इंडियाज नंबर 1 जॉब प्लेटफॉर्म। हाँ सर, जानते होंगे तो सर, क्या naukri.com से अच्छा बिजनेस किया इन्होंने? हाँ सर, naukri.com से बिजनेस अच्छा हुआ। बट सर कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है naukri.com से? सवाल, naukri.com से रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है वो भी समझाऊंगा ना सर अभी, ठीक है। ये देखो, अभी भी फाइंड ए जॉब एट इंडियाज नंबर 1 जॉब साइट। हाँ सच में सर, अभी मतलब ये सच गलत नहीं बोल रहे हैं, ये सच में इंडिया का अभी भी नंबर 1 जॉब साइट है। बट हाँ, आजकल सर थोड़ा और ज्यादा भरोसेमंद जॉब साइट आ गया है, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स। नॉर्मल जॉब के लिए अभी भी यही है, बट एक प्रोफेशनल जॉब साइट्स है सर। क्या है? बोलो सर। लिंक्डइन। लिंक्डइन सर, वेरी गुड। अगर आप लोगों को थोड़ा सा लेवल अप जॉब चाहिए तो आप लिंक्डइन कॉर्पोरेशन में अपना अकाउंट बिल्ड करो, और वर्ल्ड का 80% जॉब लिंक्डइन के थ्रू से होता है। ये बहुत अच्छा एरिया है सर, ठीक है। क्वालिटी जॉब, एक ऑब्वियसली क्वालिटी जॉब। लेकिन नॉर्मल किसी भी तरह का रिक्रूटमेंट का न्यूज चाहिए आपको, जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ कर्म क्षेत्र या एम्प्लॉयमेंट न्यूज, तो जस्ट विजिट naukri.com। यही सोच था आज से 20 इयर्स बैक, आज से 20-25 साल पहले। किसका शौक, किसका सोच था? अरे सर, इसका, जिन्होंने इन्फो एज बनाया, ठीक है। यही बिजनेस का पहला कॉन्सेप्ट था। लेकिन और भी कुछ नाम हैं जो आप लोग जानते हो। तो इन्फो एज इज परहैप्स द फर्स्ट कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी born in India. If you have not followed the stock or the company, we would not fault you for not knowing lot about them। मतलब आपने इन्फो एज नाम शायद नहीं सुने होंगे, बट आपने कुछ नाम जरूर सुने होंगे, जैसे कि naukri.com। 99 एकर्स, किसको फ्लैट चाहिए, जमीन बेचना है, घर बेचना है, 99 एकड़ के बारे में सबने सुना कि नहीं सुना? हाँ सर, कोलकाता में तो जरूर सुने होंगे, सुना कि नहीं सुना? बोलो रे। यस सर। है ना? हाँ हाँ। है ना? इसका एक कॉम्पिटिटर है मैजिक ब्रिक्स, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है, ठीक है। और ये रहा 99 एकड़। जीवन साथी.com, इसके बारे में भी सभी को ही सुना होगा। हाँ सर, तो आपको समझ में आ गया, एक चाहिए आपको नौकरी, दूसरा आपको चाहिए घर, और फिर आपको करना है शादी। यही तो है। Those name must surely ring a bell। আরো দুটো কোম্পানি আছে দাদা, ইনফোএজের হোল্ডিং আছে, নতুন নিয়েছে। जोमेटो। আমার একটা কোম্পানির নাম हाँ মনে बोल। পড়ছে না, কিন্তু আর হ্যালো, हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ मैं। একটা কোম্পানির নাম আমার মনে পড়ছে না, যেটা লেক টাউনে ওদের একটা ব্রাঞ্চ আছে, আমার নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু এবিবি ওয়েডিং এ ইনফোএজের হোল্ডিং আছে, ওটা এর মধ্যে দেয়নি। यस सर, एक्चुअली देखो सर, दैनी नहीं है, मतलब बात यह है कि ऐसे और भी काफी सारा बिजनेसेस है जो यहाँ पर नहीं है, बट ये सब इनका स्टार्टिंग एरिया है, मतलब जहाँ से इन्फोएज अपना मार्केट बनाया। बात समझो सर, एक्चुअली इन्फोएज पहले ऐसा बिजनेस को बनाया, बट बाद में इन्फोएज का बिजनेस आइडिया थोड़ा चेंज हो गया। बाद में इसका बिजनेस आइडिया चेंज, मतलब थोड़ा और एक सेगमेंट में आ गया। दैट इज, आप लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्लास में एक सिस्टम के बारे में सुने थे सर, मतलब जो न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं सर? बोलो, जो न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बोलो सर। ভেঞ্চার। हाँ, वेंचर। वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके, ये एक्चुअली आज के डेट में इन्फो एज का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इन्फो एज किसी भी तरह का न्यू मॉडल बिजनेस देखता है ऑनलाइन सेक्टर्स में, स्पेशली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन सेगमेंट में, तो इंटरनेट लेवल में अगर किसी भी तरह का बिजनेस सेगमेंट उसका अगर अच्छा लग जाए तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो सबसे ज्यादा रेडी होता है। तो बेसिकली वो वेंचर कैपिटलिस्ट है, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और स्टेक ले लेते हैं। स्टार्टिंग लेवल में क्यों होता है ऐसा? आई होप यू ऑल नो सर बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हाँ, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में ये चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा किया है कि जो आईपीओ सेगमेंट है वहां पर भी बताया गया स्पेशली, ठीक है। एक्चुअली जिन लोगों ने आईपीओ सेगमेंट, अनिमेश मैंने तुझे आईपीओ सेगमेंट का एरिया पूरा शेयर किया, तूने किया क्या? अरे हाँ सर। अगर नहीं किया तो प्लीज एक बार मेरे को फिर से बोलना, मैं फिर से शेयर करूंगा, कर लेना। वहीं पर एक्चुअली मैंने वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में पूरा डिटेल्स बोला हुआ है कि वेंचर कैपिटलिस्ट का जरूरत कब पड़ता है न्यू कंपनी को, और वेंचर कैपिटलिस्ट उससे कितना प्रॉफिट कर लेता है। और इन्फो एज का मेन बिजनेस एक्चुअली वेंचर कैपिटलिस्ट सेगमेंट है जो आज के डेट में है। मतलब नौकरी, 99, जीवन साथी, अभी वो बात नहीं है अभी वो बात नहीं है नौकरी में, 99 में, जीवन साथी में, ठीक है। लेकिन ये कंपनी अभी तो कमाते हैं सर
न्यू वेंचर में इन्वेस्ट करके, जो सुमित हम लोगों को अभी समझा रहा था। वेरी गुड सुमित, यू अंडरस्टैंड, वेरी गुड सर। एंड गेस हु ओन्स मैनेज दिस बिजनेस इन्फोएज? टेक ए इंस्टेंस naukri.com, द कंपनी इज क्राउन ज्वेल। बैक इन 1995, हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते 1999 में, 95 में, मतलब ये मेरे जन्म के 5 साल का बाद, बाप रे बाप, उस टाइम पे इंटरनेट के बारे में लोगों को इतना नॉलेज ही नहीं था, आप लोगों को तो पैदा भी नहीं हुआ था मैक्सिमम का। IEL founder Sanjeev Vickchandani saw that his colleagues often turned the job classifieds section in the newspaper। मतलब नॉर्मली पहले ना ऐसे आनंद बाजारी या फिर किसी भी न्यूज़पेपर में ना एक जॉब क्लासिफाइड सेगमेंट होता था, जो कर्मो क्षेत्र जैसे अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी एम्प्लॉयमेंट न्यूज जैसे है ना, वैसा ही नॉर्मल पेपर के साथ एक क्लासिफाइड मिलता था। तो बहुत सारे लोग ना उस क्लासिफाइड को देखते थे और जॉब के लिए अप्लाई करते थे। तो उसके दिमाग में वही खेल खेल गया कि लोग जॉब के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, so seemingly trying to find better career opportunities, so he decided to collate all job openings he could find on a single platform। इसके लिए आपको अलग अलग न्यूज़पेपर में नहीं जाना है, एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म बनाओ और लोगों को हर जॉब के बारे में पहले पता चल जाएगा घर बैठे बैठे कंप्यूटर के थ्रू से। होपिंग पीपल वुड नॉट हैव टू स्टेक अप, स्टार्टिंग में ये सिर्फ सिटी में ही था, और न्यूज़पेपर एनीमोर। To this end, he put together a website, added new jobs as they opened up, and before you knew it, Naukri was up and running। मतलब आप समझ रहे हो ना सर, आप मतलब मार्केट में जॉब जब भी मार्केट में आता है और नौकरी में वो चीज पता चल जाता है। सो ये बहुत समय के आगे का सोच था। हाँ सर, सोच बहुत समय के आगे का था ना। 95 में आज भी लोगों को कहाँ सोचने को मिलता है, आज भी कितनी सारी चीजें हैं जो हम लोग सोच ही नहीं पाते। 95 में सोच के वो सोच रहे कि इंटरनेट में जॉब ढूंढना, आजकल हम लोग उसको यूज करते हैं। मतलब कितना आगे का सोच था, समझ में आ रहा है सर। एक टॉप लेवल बिजनेसमैन ऐसे ही नहीं बनता, जैसे कि ये चंदानी ने जो चीज किया, विक चंदानी, इन्होंने जो सोचा सर लेवल का सोचा, सीरियसली ऐसा सोच 95 में सोचना कोई नॉर्मल बात नहीं था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? नॉर्मल बात था क्या ऐसा सोच 95 में? नो सर। है ना, सीरियसली मतलब उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी सोच है। आज के डेट में इट्स वेरी नॉर्मल फीलिंग आएगा, क्या है ये नॉर्मल बात है ना, एक वेबसाइट बनाने में क्या जाता है, ये ऐप बनाने में क्या जाता है। आज के डेट में इट्स नॉट अ बिग डील, बट उस टाइम पे बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट 25 years back, but back in those days this was revolutionary। Today Naukri.com controls over 75 to 80% of the online jobs market, making it biggest in the country, within a total 5 million job listing and close to 20,000 resumes uploaded every single day। ये अभी का डेटा बता रहा हूँ आपको, रोज 20,000 रिज्यूम अपलोड होता है Naukri.com में। मतलब आप समझ रहे हो सर। लेकिन यहाँ पर इनकम कैसे होता है? इनकम होता है जो लोगों को जॉब, मतलब देखो सर, दे आर द अनडिस्प्यूटेड लीडर्स इन द कंपनीज कैश काउ। मतलब Naukri.com से ही एक्चुअली इस कंपनी का इन्फोएज का मेन बिजनेस हुआ है। एंड द बिजनेस मॉडल इज रिमार्केबली सिंपल। बिजनेसेस जो जिसको जॉब देना है लोगों को, मतलब बेसिकली जो एम्प्लॉयर है वो जॉब लिस्टिंग करता है, उसके बदले उनको कुछ फी जमा करना पड़ता है, ठीक है। और जो जॉब सीकर्स है, मतलब आप लोग जैसे, ठीक है, विजिट द वेबसाइट एज ट्रैफिक इंक्रीजेस। ट्रैफिक इंक्रीज करता है तो ऐड से भी इनकम हो जाता है। और मोर कंपनीज और बाकी और भी कंपनीज को भी क्या लगता है कि भाई अगर नया बंदा चाहिए, अच्छा बंदा चाहिए, तो जो जिसको थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज हो तो वो कंप्यूटर के थ्रू से जॉब निकल के आएगा। तो ऑलरेडी मार्केट में इंटरनेट का बूमिंग चालू हो गया था, कंप्यूटर का बूमिंग चालू हो गया था, तो कंप्यूटर फ्रेंडली लोगों का जॉब मार्केट में थोड़ा और मार्केट में बूम हो गया था। Naukri and even more job seekers visit the website। It's an idea that has worked remarkably well for the company। यही इसका बिजनेस का मेन फंडा था, जो 95 से 2000 इवन आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत अच्छा चल रहा है। यही इसका मेन कैश काउ है। नेक्स्ट 99 एकड़, जो घर ढूंढने के लिए हम लोग विजिट करते हैं 99 एकड़, मैजिक ब्रेक्स, किसी को फ्लैट चाहिए, जमीन चाहिए, अरे 99 एकड़, घर का भाड़ा चाहिए, जो चाहिए, रेंट पे घर चाहिए। मैंने बहुत यूज किया ये सब चीजें कोलकाता में, कोचिंग क्लासेस जब भी मुझे खोलना था, ठीक है, ऑफलाइन में जब भी मैं लेता था, तो मैंने 99 एकर्स, magicbricks.com को बहुत यूज किया, ठीक है। तो आई होप कि सर आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये देखो सर, रीसेल अपार्टमेंट इन कोलकाता, अरे इसका साइट चेंज कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। मैं बहुत दिन बाद विजिट किया, बट इसका साइट ना इतना सुंदर नहीं था, ये अभी चेंज हो गया। मैं बहुत दिन बाद विजिट किया। क्या चाहिए आपको? पीजी चाहिए, को लिविंग चाहिए, बाइंग कॉमर्शियल स्पेसेस चाहिए, जो चाहिए उसके हिसाब से ये अपने आप को बिल्ड कर दिया। देखो सर,
आप कहाँ प्रोजेक्ट चाहिए आपको, रेनबो विजिट, रॉक गार्डन, हाईटेक सिटी हैदराबाद, अरे जहाँ जाना है जाओ, ठीक है। और घर ढूंढो रहो, ठीक है। खरीदना है खरीद लो। वो इनको क्या मिलेगा, ब्रोकरी जिनका घर है वो क्या करता है, घर बेचना है, पोस्ट कर दिया 99 एकड़ में। ये सब आप लोग जानते हो, मुझे बताने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा स्टोरी बोल ही देता हूँ। तो 99 एकड़ में क्या उतना अच्छा प्रॉफिट किया है कंपनी, क्या लगता है आप लोगों को? नहीं सर, करेंटली उतना प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। रियल एस्टेट क्लासिफाइड बिजनेस, ये रियल एस्टेट का क्लासिफाइड सर। People list their residential and commercial properties on the website and potential buyers can scout for their next home, office space right there. Most users have free access developer, मतलब जो डेवलपर है, मतलब जिसका घर वगैरह है, बिल्डर्स है, ब्रोकर्स है, उनको मतलब बेसिकली कुछ पैसा देके अपना लिस्टिंग डिटेल्स बनाना पड़ता है। ब्रोकर्स अपना नाम लिस्टेड करता है, तभी कंपनी ब्रोकर्स को क्या देता है, डिटेल्स देता है कि भाई ये सब आदमी आपको ढूंढ रहा है, आप इनको थ्रू से बिजनेस करो और मेरे को कमीशन दे दो। Who may be asked to pay subscription fee, an advertising fee or commission on sales. All in all, this segment contributes 15% total revenue का, InfoEdge का 15% यहाँ से आता है, 70% हो गया आपका नौकरी से, 15% हो गया 99 एकड़ से रेवेन्यू का। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट्स हैव रेयर साइट हियर, मतलब ये सेगमेंट से बिजनेस को अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता सर। समझ में आ रहा है रे सुमित? 99 एकड़ अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है, बट प्रॉफिट के बारे में अगर बात करें तो कंपनी अभी भी इसको लेके थोड़ा सा रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट जनरेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है सर शादी। नौकरी हो गया, घर हो गया, अब शादी कर लेते हैं। जीवन साथी, मैट्रिमोनी वेबसाइट, शिक्षा मतलब एजुकेशन के लिए, जैसे होता है ना किसी को कॉलेज लिस्टिंग करना है प्राइवेट लेवल में, स्पेशली स्कूल लिस्टिंग करना है, तो शिक्षा.com आप लोग सही शायद सुने होंगे ये वेबसाइट भी। ये भी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना डिटेल्स बताते हैं, ठीक है। तो जीवन साथी शिक्षा 14% रेवेन्यू टोटल देते हैं, मतलब जो इनका मेन बिजनेस सेगमेंट है वो मैंने आपके साथ अभी बात किया। अगर इसको मैं आपको एक छोटा सा पाई चार्ट के थ्रू से बताऊं तो ये लुक लाइक पाई चार्ट, देखो सर 2020 में सबसे ज्यादा 71% नौकरी से, 18% आपका आ जाता था क्या से, 18% क्या है रे, ये पीला वाला 99 एकड़ है ना। जीवन साथी 7%, मतलब रेवेन्यू का करोड़ भी देख पा रहे हो सा, कितना रेवेन्यू आते वो भी दिख रहा है। बट 21 में सिनेरियो थोड़ा सा चेंज, ये नौकरी से 70% हो गया, ये 16% हो गया, ये जीवन साथी 7 से 9% हो गया। क्यों सर? अरे सर 2020 में बहुत लोगों ने शादी नहीं कर पाया ना लॉकडाउन के कारण, तो 2021 में शादी पहले से ज्यादा हुआ है, जो 20 में रुक गया था वो 21 में हुआ है। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? ये 7 से 9% क्यों हुआ, इसका फंडामेंटल समझ में आ रहा है? हेलो, है ना, सिंपल लॉजिक काम कर रहा है सर। 20 में जो भी शादी रुका हुआ था वो शादी 21 में चालू हो गया है, इसलिए 7% से 9%, मतलब 84.7 करोड़ से 97 करोड़। ओके, तो इस तरह से बात कुछ आगे बढ़ा। और बाकी शिक्षा वगैरह से 53 करोड़ था, वो 57, शिक्षा में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस वगैरह, स्कूल कॉलेज में ढूंढना, काफी चीजों में कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ बनाया है। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस एरिया है। बट अगेन बट आ गया सामने, InfoEdge has another trump card, जो सुमित बता रहा था वो इसका ट्रम्प कार्ड है। कंपनी ओन्स ए साइजेबल स्टेक इन InfoEdge वेंचर्स, एंड ये एक अलग ही सेगमेंट बना हुआ है InfoEdge वेंचर के नाम पे, एंड दे हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दिस स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर आपके अंदर अच्छा खासा दम है बिजनेस में, तो आपके बिजनेस में दम है तो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा। जैसे कि जोमेटो जब आया था, जोमेटो में इन्वेस्ट किया था। जोमेटो न्यू कंपनी है, InfoEdge कब से 95 से चल रहा है। जोमेटो एक ऑनलाइन कंपनी में बहुत अच्छा चला, आजकल तो आईपीओ में आ गया है, और क्या गजब का हिट किया है आईपीओ। एंड पॉलिसी बाजार, इंश्योरेंस के केस में आप लोग जानते हो पॉलिसी बाजार, इसका भी आईपीओ आ रहा है ना सर, पॉलिसी बाजार का आईपीओ आ रहा है। हाँ। वेरी गुड सर। तो ये सब बिजनेस में इसने इन्वेस्ट कर दिया सर, अर्ली एज में, जब किसी को पता नहीं चलता तब इन्वेस्ट करता है ये। दिस हैज लेड सम पीपल टू व्यू द कंपनी अ बिट डिफरेंटली, मतलब यही चीज InfoEdge को इतना वैल्यूएबल कर दिया। आज के डेट में InfoEdge का एक शेयर कितना चल रहा है सुमित? 5,000 কাছাকাছি। 6,000 ও মোস্ট প্রবাবলি। বাবা, সবার চোখে দেখি না দাদা, ভয় লাগে। नहीं কোথায় देख, 1,000 টাকায় ভাবছিলাম কিনবো, আর কেনা হয়নি।
ठीक है क्या? देख अभी भी खरीद सकता है, बट अभी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मैं सवाल मतलब चिंता है मुझे, बट थोड़ा ज्यादा ही हाई प्राइस लग रहा है। बट बता नहीं फिर से कोई नया वेंचर ले लेगा और না ग्रोथ ले না लेगा দাদা, मार्केट में। এই ইনফ্লুয়েন্সার নামে একটা স্ক্যাম উঠেছিল কিছুদিন আগে, যে এটা ওভার ভ্যালুড রয়েছে, এই রয়েছে ওই রয়েছে, ঠিক আছে। পিএনবিসির একটা কোন রিপোর্টার বলেছিল, हम्म। তো ফেবি এটাকে ট্র্যাক করেছিল। ট্র্যাক করার মধ্যে কিছুদিনের মধ্যে এটা প্রায় নর্মালি তোমার এই 500-600 টাকা ডিফারেন্স এসেছিল। अच्छा। তারপরে আবার এই 1000-1200 টাকায় হাই হয়ে গেছে। মানে ওইটা করার পরে ফেবি মানে বেকার এইসব মানে রিপোর্টও দিয়েছে, পুরো ক্লিন চিট দিয়ে দিয়েছে, ওই যে কোনো স্ক্যাম নেই কিছু নেই। আবার এইটা হাইক হয়ে গেছে। नहीं वो तो है, कंपनी का नहीं ऐसे बिजनेस এটা ग्रोथ আমি से। মোটামুটি মার্কেট খুললে এই দুটো স্টক আছে, কিছু স্টক আছে, এটা আমি ডেইলি ট্র্যাক করি, মানে সুযোগ পেলেই নেওয়ার জন্য। আর একখানা আছে, ওটা হচ্ছে হ্যাপিয়েস্ট মাইন্ড, আর হচ্ছে রুট মোবাইল, তিনটে। हैप्पीएस्ट माइंड तो लास्ट ईयर का एनालिसिस था। हैप्पीएस्ट माइंड लास्ट ईयर का एनालिसिस था। अच्छा देख मैं समझ सकता हूँ तेरा पॉइंट, बट मजा देख अभी बिजनेस का ग्रोथ के बारे में, इसका फ्यूचर और भी अच्छा है। लेकिन क्या बात हो गया, तो इसका अभी न्यू सेगमेंट क्या हो गया, इसका न्यू सेगमेंट हो गया वेंचर कैपिटलिस्ट, जो आप लोगों को मैंने आईपीओ सेगमेंट में समझा रहा था स्टॉक मार्केट बेसिक्स में। ठीक है, तो जिन लोगों ने आईपीओ का सेगमेंट नहीं किया वो लोग प्लीज एक बार आईपीओ सेगमेंट का क्लास मैंने शेयर करके रखा, कर लीजिएगा। आपको वेंचर कैपिटलिस्ट का बिजनेस सिस्टम समझ में आ जाएगा एकदम अकाउंट्स के थ्रू से। ठीक है, तो कंपनी owns a sizable stock age in ventures and investing in startup like Zomato, पॉलिसी बाजार। ये कंपनी के बारे में ना एक मार्केट में एक अलग ही फीलिंग्स ला दिया, जो इतना दिन उस हिसाब से नहीं था। बट जैसे ये जोमेटो वगैरह आ गया ना मार्केट में 2010-11 के आसपास से, जोमेटो 13 के आसपास से, ये स्टॉक में देखो, ये यहाँ तक देखो आप, स्टॉक कहाँ चल रहा था 17-18 में स्टॉक एज सच कुछ नहीं था। ठीक है, मोटा मोटी चल रहा था 1000 के आसपास। मतलब ये स्टॉक में जो फीलिंग आना चालू हुआ ना, ये ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 15-16 के पास से, 15-16 के आसपास में से ये स्टॉक देखो सर, स्टार्टिंग में 140-46 103 अप डाउन चल रहा था। स्टॉक में 2014-15 के बाद जब से ये ऑनलाइन सेगमेंट में बिजनेस बिल्डअप चालू हुआ, तब से इन्फोएज का बिजनेस चालू हुआ। और जितना ऑनलाइन में न्यू बिजनेस मॉडल बिल्डअप होता जाएगा, ये स्टॉक भी स्काई रॉकेटिंग बनता जाएगा। करेंट मार्केट एनालिसिस थोड़ा सा डाउन है सर, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस है, मैं आपको बताता हूँ। अभी फाइनेंशियल्स अभी डिस्कस करूंगा। देखो रेवेन्यू ग्रो, अच्छा कहाँ चला गया सर, सॉरी, इन्फोएज। सो कहाँ तक पहुंचे, they are internet company focused on classified business, but there is also venture capital company with a seeming knack of investing early in winning business। मतलब जो बिजनेस अर्ली स्टेज में ऑनलाइन में है बट फ्यूचर में बहुत जोर का होने वाला है, ऐसा बिजनेस में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, और वो कंपनी भी बढ़ता है और इनका भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। जैसे जोमेटो में रिसेंटली इनका स्टेक अच्छा खासा था। ग्रांटेड जोमेटो's bumper listing should give people a lot of confidence in the company, because जोमेटो में बहुत अच्छा स्टॉक था इसका, ऑलमोस्ट 750 करोड़ के आसपास का कुछ टोटल वैल्यूएशन इन्होंने लिया था जोमेटो से। बट पिकिंग विनर्स, हाँ হ্যালো, बोल बोल। যখন জোম্যাটো ডিআরএইচপি দিয়েছে তখনও তো মনে হয় আমি বলেছিলাম ইনভয়েস নাও, জোম্যাটোর ভালো লিস্টিং হলে मैं बोला था, तुम लोगों ने बात किया था, मुझे याद है, पूरा याद है। इन्फोएज के बारे में तो आज नहीं, तू मोर देन 1 ईयर से बात कर रहा है कि दादा इन्फोएज आई नो। तभी तो मैंने सोचा, एक तू बात करता था हमेशा इन्फोएज के बारे में, और सुबह हमेशा दीपक नाइट्राइट के बारे में। तो दैट इज द रीजन कि मैंने सोचा कि क्यों ना ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा अंदर की बात सोचा जाए। এইটা দাদা ভুলে গেছি, ইনফেজ ভুলে গেছি, এখন কেইআই দেখছি ওই। नहीं ठीक है, देखो किसी भी कंपनी के बारे में एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक आपको अभी परचेस करना है, दैट इज नॉट द मोटो। यहाँ पर मोटो क्या है बोलो तो, मोटो ये है कि कोई भी स्टॉक का मूवमेंट क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, अगर ये आप लोगों को समझ में आ जाए ना, तो आप लोग, जरूरी नहीं कि आपको फिर से इन्फोएज ही लेना है, आप कोई और स्टॉक ले सकते हो, बट आप पैरामीटर देखो सब कि क्या क्या चीज आपको देखना है, किस तरह से सोचना है। ये मेन बात होता है केस स्टडीज का। केस स्टडीज का मतलब ये नहीं कि यही स्टॉक लेना है, नहीं, नॉट नेसेसरी। आपको ये स्टॉक पसंद नहीं आता, समझ में नहीं आता, फंडामेंटल इक्विटी रिसर्च तो मैं सिखा रहा हूँ ना आप लोगों को। अब इक्विटी रिसर्च करके भी अगर आपको पॉजिटिव नहीं समझ में आता, मत लो, दूसरा कंपनी में सोचो। मार्केट में आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है, बट जब भी कोई ऑप्शंस में जाओ,
क्या क्या चेक करना है, क्या स्टोरी देखना है, क्या बैकग्राउंड चेक करना है, छानबीन करो और उसके बाद जाके आपने डिसीजंस लो। यही मेरा केस स्टडीज क्लास का मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको क्यों डिटेल्स पढ़ाई करना चाहिए। ये शॉर्टकट किसने बोल दिया सुन लिया ये नहीं, और कुछ डेटा एनालिसिस इज नॉट इनफ, आपको स्टोरी समझना जरूरी है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना सर, ये फंड आपका झुनझुनवाला साहब या फिर वॉरेन बफेट इनके जैसे लोग बहुत पढ़ाई करता है, तब जाके ये लोग सही स्टॉक चूज कर पाते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना रीडिंग पावर बढ़ाओ, मैं इतना तो सभी से उम्मीद कर सकता हूँ। थोड़ा रीडिंग पावर इंप्रूव करो, थोड़ा पढ़ के समझना है सर, सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा ना, क्यों पढ़े वो भी तो समझना चाहिए। तो जो भी हो, देखो सर आगे ज्यादा ज्ञान देने से दिमाग खराब होता है तो जोमेटो के बाद ये कंपनी के बारे में लोगों का और एक हो गया, लेकिन रिसेंट ट्रेंड में इसके बारे में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि इन्फो इज द बेस्ट प्रॉक्सी ऑन द ग्रांड जॉब वेडिंग हाउस वार्मिंग पार्टी, ठीक है, ऐसा कुछ बोला था। तो एक्चुअली यहाँ पर देखो सर, ये रिसेंट ट्रेंड में कुछ बैड न्यूज भी है कंपनी का। ये इसका रेवेन्यू है, मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 1312 करोड़ का, बट कंपनी ने 238 करोड़ का लॉस भी किया था। बट 2021 में कंपनी ने 1120 करोड़ का प्रॉफिट किया और कंपनी का प्रॉफिट 21 में अच्छा खासा इंप्रूव हो गया। मतलब पुराना कुछ इन्वेस्टमेंट के कारण कंपनी जितना उसका रेवेन्यू है उससे ज्यादा प्रॉफिट का सिनेरियो दिख रहा है। इसके पीछे कुछ और बातें होंगे सर, ठीक है। पॉइंट इज दैट सर कि ये कंपनी रिसेंट ट्रेंड में थोड़ा लड़खड़ाया है, बट फिर से बिजनेस में कुछ जान आ रहा है, ठीक है। तो ये जान क्यों आ रहा है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। The last couple of years have not been great for weddings, real estate and the employment engine, but with the second wave closing, there has been a resurgence in all three departments. तीनों चीज में नौकरी भी हो रहा है पहले से ज्यादा। हाँ सर, मार्केट ओपन हुआ है ना, कोविड का डर थोड़ा सा पहले से कम हो रहा है, और अगर डर है भी ना, एक न्यू किस्म का सोच बढ़ गया है, ऑनलाइन जॉब भी क्रिएट हो रहा है। डर है बट फिर भी लोगों को जीना आ गया है, कोविड के साथ जीना हम लोग सीख गए हैं सर, सीख गए हैं, सीख भी रहे हैं। तो कोविड के अंदर भी शादी भी होगा, ठीक है, अब कोविड तो जाने वाला है नहीं, घर भी बनेगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। सो ये तीनों सेगमेंट में फिर से इनका ग्रोथ चालू हुआ है एंड बिजनेसेस आर लुकिंग टू रीहायर टैलेंट वंस अगेन। फिर से लोगों को इनको रिक्रूटमेंट हो रहा है, लोग फिर से घर ले रहा है, ठीक है, सभी चीज में फिर से एक न्यू बॉन्ड हो गया सर। सो देयर इज एन आर्गुमेंट टू बी मेड दैट नेक्स्ट ईयर और सो वुड बी वेरी काइंड टू इन्फो एज। Having said that, however, there is always the big question: Are you paying too much to buy this stock right now? जैसे सुमित के मन में सवाल है, 6,000 से कौन स्टॉक परचेस करेगा? That's a big सवाल. And is info is overvalued? हाँ sir, that is the question that you will have to answer for yourself. क्यों? But for now, info it seems to be riding perfect wave, and hopefully you may now you know why. क्यों reasons आपको समझ में आ गया, और इन्फो एज ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? अगेन अनदर होमवर्क सर, इक्विटी रिसर्च। ओके, इक्विटी रिसर्च पार्ट 1 का जितना सारा केसेस है सर, 6000 का स्टॉक प्राइस पे मत जाओ, प्राइस पे मत जाओ, आप फंडामेंटली सोचो। ओवर प्राइस्ड है, कितना है, चेकलिस्ट, फंडामेंटल का चेकलिस्ट इक्विटी रिसर्च का पहला पार्ट यूज करो सर, यूज करो। नेक्स्ट क्लास आप लोगों को मैं फंडामेंटल का सबसे बड़ा हथियार के बारे में बताऊंगा, स्टॉक का प्राइस सच में ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, प्राइस ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, ये नेक्स्ट क्लास का सबसे हॉट डिस्कशंस रहेगा, ठीक है, जो इक्विटी रिसर्च पार्ट 2 में फ्री कैश फ्लो पैटर्न में आप लोगों को सिखाया जाएगा। सो ये है बेसिकली। लेकिन अभी तक आपने जो इक्विटी रिसर्च किया, प्लीज अप्लाई इन दीपक नाइट्रेट के कॉन्सेप्ट में यूज करो उसको, एज वेल एज इन्फो में भी यूज करो उसको, और जो कंपनी पसंद है उसी कंपनी में यूज करो आप लोग। आपको जो कंपनी ठीक लगे आप वो कंपनी में यूज करो, बट यूज करो अपना फंडामेंटल दिमाग, यूज करो अपना रिसर्च का दिमाग। हाँ सर, यूज करोगे तो लंबा रेस का घोड़ा बनोगे सर, अगर यूज नहीं करोगे वही छोटा मोटा प्रॉफिट से ही खुश रहना पड़ेगा। सीरियसली सर, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी हाव है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट इस रेस में क्या हम झुंझुनवाला नहीं बन सकते? क्या आप झुंझुनवाला नहीं बन सकते? क्या वॉरेन बफेट जैसा कोई नहीं बन सकता? अरे हर कोई में, हर किसी में पोटेंशियलिटी है सर। ऐसे अनिमेश तो ऑलवेज बिलियनियर है सर, आई नो अनिमेश, बट ये बिलियनियर बनने का रास्ता इतना आसान नहीं है, ये तो मैं बोलूंगा।
ऐसे नहीं कि चुटकी में हो जाएगा। आपको जेन्युइनली मेहनत करना होगा। अगर आप जेन्युइन मेहनत करते हो, और जेन्युइन मेहनत क्या होता है वो तो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं ना सर, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाते, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन से बढ़ सकता है नहीं, आपको रीजंस बताते हैं कि भाई क्या आपको देखना चाहिए, क्या आपको सोचना चाहिए। अगर आप इस तरह से स्टॉक मार्केट को सोचोगे जो आपका लाइफ लॉन्ग काम आएगा, आज आपके पास है, आप अपने किसी भाई को, बहन को, अपने बच्चे को देके जा सकते हो, वो भी यूज कर सकता है। क्या मैं कुछ ज्यादा बोल दिया? हाँ सर, ज्यादा बोल दिया क्या विक्रांत? बोल। नहीं सर। हाँ, विक्रांत तो रेस्पेक्ट देने के लिए बोलेगा हाँ सर, ज्यादा तो मैं बोल तो नहीं सकता, बट आप शायद ज्यादा बोल दिए। कोई बात नहीं सर, मैं तो मजाक भी कर सकता हूँ, बट मजाक में ही अगर सोचो, अगर बात सही लगता है तो सोचा करो। प्रिया बोलो, प्रिया समझ में आया? ज्योति? हाँ सर क्लियर है, बट स्टार्टिंग का मैं देख लूंगी रिकॉर्डिंग से। ऑब्वियसली जरूर देखना, दीपक नाइट्रेट के हाँ बारे में केमिस्ट्री का बचपन वाला याद आएगा, जरूर देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर, श्योर। ओके, नेक्स्ट क्लास। हेलो, हाँ बोलो बोलो सुमित, बोलो। दादा रिकॉर्डिंग टा একটু অফ করো। रिकॉर्डिंग ऑफ करें? अच्छा